हाँ शुरू करें सुरेश सर? हाँ जी प्लीज सर, मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ। स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन और नमस्कार आप सभी को हमारी यथार्थ सीरीज के थर्ड वीकेंड में थर्ड वीकेंड के सेकंड सेशन और सेकंड शो, अगर वही कहे तो, क्योंकि हमने फ्राइडे सैटरडे के शो रखे हैं, मैटिनी शो। तो आज हमारे साथ सी अभिषेक जैन जी मौजूद हैं। अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत पानीपत ब्रांच की तरफ से, और चेयरमैन सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे सामने जो वीडियो नजर आ रही है सर, अंकित जी और वाहेगुरु जी, आई थिंक तजेंद्र पाल सिंह जी, सी तजेंद्र पाल सिंह जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी पार्टिसिपेंट का बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारी यथार्थ सीरीज में। और सर एमएसएमई स्कीम, अभिषेक सर, बड़ा अनटच सा एरिया है और हर बिजनेसमैन आज चाहता है कि हमारे को एमएसएमई का बेनिफिट मिले, कोई ना कोई स्कीम ऐसी बताए। आजकल क्या हो रहा है सर कि वो उसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं जो प्रोफेशनल कुछ उनको नई नई स्कीम बता रहा है, उनका कुछ फायदा करवा रहा है। रूटीन का वर्क तो कोई भी कर दे रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल उसको वैल्यू एडिशन करके दे रहा है इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो रिफंड हो गया जीएसटी का, चाहे वो एमएसएमई का कोई आउटरीच प्लान हो गया, जैसे अब लोन रिस्ट्रक्चरिंग आया हुआ है, जैसे काफी सारे लोन स्ट्रेस सिचुएशन में। तो सर, with all these background, I welcome you on behalf of Panipat branch of NIRC of ICI। और मैं स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड करूंगा हमारे ब्रांच के चेयरमैन सुरेश नंदवानी जी को कि एक बार वो वेलकम करें सभी पार्टिसिपेंट को, स्पेशली सी अभिषेक जैन सर का। ओवर टू यू सुरेश सर। धन्यवाद भूपेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं पानीपत ब्रांच की तरफ से जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, तो उनका अभिषेक जैन जी का स्वागत करता हूं। और इनका जो आपका टॉपिक है वो बड़ा हार्ड टॉपिक है आज के सिनेरियो में, क्योंकि सभी को ना कोई स्कीम का बेनिफिट लेना है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो या अर्ली पेमेंट्स की हो। जैसे आजकल गवर्नमेंट कहती है कि 45 डेज में कंपनीज को पेमेंट देना जरूरी है, एमएसएमई सेक्टर को। तो स्कीम में तो बहुत ज़्यादा है, इसको हमारे आज के स्पीकर अभिषेक जैन जी ही बता पाएंगे डिटेल में, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी स्टडी किया हुआ है इस मैटर पे। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी मेंबर्स जो हमारे यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सभी मेंबर्स का मैं पानीपत ब्रांच की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने फिर एक बार हमारे साथ जुड़े और हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी सेवा कर सकें। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू चेयरमैन सर। और अब अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और एमएसएमई आपका सर बहुत नाम हमने सुना है, कल भी मुझे पता चला कि आप एनआईआरसी में एक पूरा आपने बड़े लेवल पर मेगा आपने सेमिनार दिया। और गुड़गांव ब्रांच के चेयरमैन सी धीरज शर्मा जी आपकी तारीफ करते नहीं थकते सर। तो मैं धीरज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को आप जैसी पर्सनैलिटी से मिलवाया। तो सर, without wasting much time, I'm straight away forwarding to and welcoming to see Abhishek Jain sir. Welcome sir, Abhishek. Over to you. Thanks a lot, Bhupendra sir, and so nice of you, and really thankful to Panipat branch. And if I say, अगर मैं बात कहूँ स्टार्टिंग की, when I start in such a way, तो एक सामने जब आपके एक हंसमुख चेहरा होता है और अब जब आप बोलने बैठे हो, अब मैं बात करता हूँ भूपेंद्र सर और सुरेश सर दोनों, जब it is again a virtual meet, first time with you, both of you. Thanks a lot Suresh sir, and thanks a lot Bhupendra sir for this particular opportunity and having an interaction with I must say
पानीपत ब्रांच जो हमारे फ्रेटर्निटी के मेंबर्स है, इट्स अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम कह सकते हैं कि हम इस मौके पे, अदरवाइज आप जब हम फिजिकली मूवमेंट की बात करते हैं तो इट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू ईच वन कि हम इमीडिएट यहाँ पहुंच जाते हैं और बैक टू बैक दूसरी सेमिनार पहुंचते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हम इट्स अगेन अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैव अ वंडरफुल ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी, और ऑडियंस इन द सेंस माय फ्रेंड्स एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम द ICI। तो सर अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि इन टुडे सिनेरियो अभी क्या है, क्लाइंट ऑलरेडी जब यंग जनरेशन जब अपने पिताजी का बिजनेस संभालती है और दे आर वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी इन इटसेल्फ, तो उनको क्या चाहिए होता है, जो आपने बात कही, बड़ी सटीक बात कही फॉर, और सभी हमारे मेंबर्स इस बात से एग्रीड होंगे। आज एक क्लाइंट आता है तो वो ये बोलता है कि साहब मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, और मेरे को आप केवल वो तो ठीक है, अकाउंटिंग टैक्स वो तो एक नॉर्मल, ठीक है, एक बंदा आप, मैं अकाउंटेंट भी रखूंगा वो तो कर ही देगा, पर मेरे को आप आइडियाज बताइए, मैं ग्रोथ कैसे करूं, मेरी ग्रोथ है तो आपकी ग्रोथ, और बिल्कुल सटीक बैठती है ये बात। और हमें कहीं ना कहीं वर्सेटाइल बनना ही रहेगा, और बनना हमें भी क्या होता है कि कहीं भी जब अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम उस अपॉर्चुनिटी में से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। और इन 3 लाइनों के साथ मैं शुरू करूंगा मेरा सेशन, क्योंकि क्या हमें उन अपॉर्चुनिटीज की तलाश रहती है, और छोटी सी अपॉर्चुनिटी हमें कहीं दिखाई देती है तो हम उसमें से एक बड़ा अच्छा जो अवसर ढूंढते हैं। तो एक बड़ी हमारे विष्णु सक्सेना साहब रहे हैं, बड़े अच्छे कवि रहे, उन्होंने एक बात कही थी, जुगनू दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा। तो बड़ी अच्छी बात थी कि भैया हम सभी के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है, हम सभी के लिए, टू कीप अपडेट आवर सेल्फ इन सच सिनेरियो, जहां एक के बाद एक अमेंडमेंट तैयार रहते हैं, हम एक से निपटते नहीं, दूसरा तैयार, दूसरा नहीं निपटते तो तीसरा तैयार। और MSME में आज हम जब बात करेंगे, जब मेरा भूपेंद्र सर से भी डिस्कशन हो रहा था, इट वाज सो नाइस एंड हम्बल डिस्कशन फ्रॉम द भूपेंद्र सर साइड कि सर ऐसा है कि डिस्कशन तो अब सब ठीक है, बाकी जो हम MSME की बात करें वहाँ स्कीम्स है, अपॉर्चुनिटीज है, वो ज्यादा हम डिस्कस, और ये एक बड़ी अच्छी बात है जहां हमारे ऑफिस बियरर इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि नहीं, मैं मेरे मेंबर्स को क्या अच्छा दे सकता हूं, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कहीं भी। तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं विदाउट अगेन टेकिंग मच मोर टाइम। बहुत सारे फेसेस, अंकित जी, शायद तेजेंद्र जी भी हैं, एंड मुकेश जी मैं देख सकता हूं। तो हम शुरू करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, इवन इट शुड बी इंटरैक्टिव डिस्कशन, और हम लास्ट में भी जैसा भी हमारे सर अप्रोप्रिएट समझे, लास्ट में भी या बाय रेजिंग हैंड जैसा भी हम क्वेरी लेते रहेंगे, या तो एट द लास्ट या बीच में भी अगर किसी को लगे तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट्स अगेन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, और हम डिस्कशन अगर हम 2 वे रखें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आज मैं इन्हीं सभी को कवर करूंगा, और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज मैं कोशिश करूंगा कि काफी कुछ कवर कर सकूं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो ना केवल हमारी MSME स्कीम्स में है, ये हमेशा रहने वाली है। जो मेरा मिनिस्ट्री अभी FIO के साथ में था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मेरा डिस्कशन, आप ट्विटर पे भी देखेंगे, वहां भी मैंने उनके साथ में कुछ शेयर किए, तो वहां वो ये उनका कहना था कि साहब MSME में बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी ऑन पाइपलाइन है, तो ऐसी कई चीजें हैं, कई बेनिफिट्स हैं जो और आने वाले हैं, तो हम तैयार रहें। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, हमारे फ्रेंड्स ही हैं कि हम इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने, हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स तैयार हैं, हमें केवल उन्हीं को एक तरीके से टटोलना है, उनमें से ही हमारी रेवेन्यू अर्निंग बाहर निकालनी है। तो अब शुरू करते हैं हम ये सेशन, और हम बात करेंगे उन सभी चीजों की कि भाई अपॉर्चुनिटीज, रजिस्ट्रेशन, रीजन क्या है, कई बार ऐसा होता है कि सर रजिस्ट्रेशन में, पर रजिस्ट्रेशन में भी ऐसी पेचीदगियां हैं कि हमारे सामने क्लाइंटों के कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं डिस्कस करूंगा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन, मैंने बेस्ड ऑन माई यूट्यूब पे कई क्वेश्चन आए मेरे जो थे, उन्हीं को मैंने कवर किया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई अब टर्नओवर कौन से साल का लेंगे जी, 250 करोड़ तो कर दिया, अब ये कहीं डिफाइन है नहीं। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि इंटरैक्टिव वे में हम डिस्कस करें। तो मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, और उसी के साथ शुरू करते हैं हमारा सेशन। प्लीज सर मेक मी को होस्ट। आप शेयर कर दीजिए।
I think, sir, it is visible. Visible, visible. Right. तो हम शुरू करते हैं पर्टिकुलर जो फर्स्ट जब हम बात करते हैं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे लिए इस डिस्कशन का इंपॉर्टेंट होगा, और ना केवल हमें कोई रीड नहीं करना है कि हम कोई रीड करके और एक्ट में जो प्रोविजन दिया है उनको हम कवर करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमें समझना है, आपको सबको पता है, उस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि क्राइटेरिया अब टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों के बेस पे हो चुका है। और इंपॉर्टेंट बात ये रही कि ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का क्या चीज है। अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की, इन्वेस्टमेंट है लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर में थोड़ा सा इस पे फास्ट कर दूं क्योंकि मेरे ख्याल से सभी को पता है, पर स्टिल एक एक चीज कवर करना है कि जो माइक्रो का क्राइटेरिया दिया गया दो बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए ही है। ट्रेडिंग कवर होंगे नहीं होंगे, मैं एफएक्यूज में सब कुछ लेने वाला हूं और शायद आपके क्वेश्चन रहेंगे उनमें भी मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या ये दोनों क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली हमें देखने हैं? बिल्कुल देखने हैं। सेकंड बात आती है इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ विल बी कवर्ड अंडर द माइक्रो। अगर एक भी ऊपर होता है तो कैटेगरी विल ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड टू नेक्स्ट क्राइटेरिया स्मॉल। स्मॉल का जो क्राइटेरिया है दैट इज अगेन इन्वेस्टमेंट एंड ₹10 करोड़, राइट। जो 10 करोड़ है उसके लेस देन इन्वेस्टमेंट है एंड टर्नओवर है लेस देन 50 करोड़ है। मीडियम का पहले 20 और 100 करोड़ किया गया, पर बाद में ये चेंज हो गया और इसको बढ़ा के 50 करोड़ और 250 करोड़ कर दिया गया। उपेंद्र सर, एक अपने हरियाणा से ही एक कॉल था किसी हमारे ही फ्रेंड सीए का। वो बोले अभिषेक सर, एक हमारे जो सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है उसमें एक डेफिनेशन जरूर ऐड करनी चाहिए। मैंने कहा भाई क्या ऐड करनी चाहिए, ऐसा क्या है? बोला कि सर एक अमेंडमेंट जरूर, अमेंडमेंट की जो डेफिनेशन है वो भी डिफाइन होनी चाहिए। मैंने कहा कैसे? बोला सर अमेंडमेंट अब पता ही नहीं, कभी 20 करोड़ है कभी 100 करोड़ है, एक के बाद एक, तो अमेंडमेंट भी एक क्राइटेरिया एक टाइम के बाद में होना चाहिए। हमें खुद में अपडेट, कई बार तो क्लाइंट हमें बोलता है कि सर ये तो अपडेट हो चुका है, अभी कल ही अपडेट आया है। तो बड़ी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है। हमें इवन गवर्नमेंट भी हमें सुपरमैन समझती है, नॉर्मल बंदा नहीं समझती कि भैया ये सब कुछ कर लेगा। स्टिल आप सब जानते हैं गालियां हमें ही पड़ती है, लेट इट बी, हम उस पर नहीं जाते। आगे बढ़ते हैं। सर तो सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, आपकी वीडियो पॉज्ड है सर, वीडियो मूवमेंट नहीं हो रही। ओके 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 ओके, ऐसा वीडियो पोज है क्या? तो शायद माइट पॉसिबल, एक सेकंड रुकना सर। तो शायद मैं शायद उस पे आता हूँ। तो सर मैं जस्ट शायद ये मैं नहीं सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा उससे कवर करता हूँ। जस्ट मिनट होल्ड। क्योंकि एक्सप्रेशन भी दिखने चाहिए सर, साथ साथ प्रोविजन कितना सख्त है और कितना सॉफ्ट है। सर पीपीटी नहीं आ रही अभी सर। एक मिनट तक मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए। नहीं सर, अभिषेक सर आवाज नहीं आ रही बात। सर मैंने यहाँ से अनम्यूट किया होगा आपको। सर मैं शेयर मेरी दूसरी आईडी से कर रहा हूँ। जी जी जी, तो आ गई, अब आवाज आ गई सर। एक मिनट सर, मैं शेयर दूसरी आईडी से करता हूँ, जस्ट मिनट।
हेलो जी अभिषेक सर, अब आवाज आ रही है और शायद स्लाइड भी विजिबल है मेरे ख्याल से। नहीं सर, स्लाइड नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है प्रॉपर लेकिन स्लाइड नहीं आ रही। स्टॉप शेयरिंग पर शेयर तो दिखा रहा है ये। अभिषेक सर अब सामने दिख रही थी अभी, अभी शायद टैब जो आपने किया होगा ना। सर अभी ठीक है? हाँ ठीक है सर, आवाज ठीक है, वीडियो भी ठीक है, लेकिन अब पीपीटी नहीं दिखाई दे रही सर। सर अब सही है राइट सर, सर, मेरे राइट, ख्याल अब से। ठीक है, अब ठीक है। हाँ राइट। हाँ तो सर अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्राइटेरिया है हमारे सामने, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलरली इंक्रीज कर दिया गया, जो कि हो गया है। अब इसमें एक चीज हमें जो ध्यान देने वाली है, दैट इज जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा कोई भी कंडीशन के अंदर। अब यहां सर सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, व्हाइल फाइलिंग जीएसटी रिटर्न, because all data will be fetched from the GST return and the income tax return. So we should be very careful while filing GST return कि भैया GST रिटर्न के अंदर हमारे जो ऑल सेल्स आती है नीचे हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर जो हम फिगर डालते हैं, तो वहां पे वो हमें प्रॉपर तरीके से डालना रहेगा। अदरवाइज वो डेटा फेच करते समय हमारा माइट पॉसिबल, अगर हमने एक ही कॉलम में डाल दिया, अगर रिफंड का इशू नहीं है, कई बार रिफंड का इशू नहीं रहता, तो एक ही कॉलम में डाल दिया तो वहां से फेच कर लेगा एक्सपोर्ट टर्नओवर, फिर वो एक्सक्लूड नहीं होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कई क्वेरीज अब इसी प्रोसेस में आती है कि सर क्या मेरी एक सोसाइटी है या क्या मेरा एक कंपनी है, मेरी प्रोप्राइटरशिप है, क्या वो एक एमएसएमई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो क्या वर्ड यूज किया गया, इंटरप्राइजेस मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और ए बिजनेस कंसर्न और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट बाय व्हाट एवर नेम कोड, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। केवल दो कंडीशन रखी गई, एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग और एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग रेंडरिंग सर्विसेज। तो ये क्लियर है कि एमएसएमई के अंदर जो एमएसएमईडी एक्ट है 2006, दैट विल कवर ओनली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। इस पे भी मैं आऊंगा, क्लेरिफिकेशन लेके आऊंगा। अब यहाँ फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले जो हमारा जो जून का जो नोटिफिकेशन आया, दैट सुपरसीड द अर्लियर नोटिफिकेशन। उसने जितने भी पुराने 28 जून 2020 का जो नोटिफिकेशन था, उसने पुराने जितने भी नोटिफिकेशन थे उनको सुपरसीड कर दिया। और उनको सुपरसीड कर दिया तो अब क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे क्लाइंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, क्योंकि जो पहले नोटिफिकेशन था, देखो नोटिफिकेशन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, पहले वाला नोटिफिकेशन है, लोगों को कई जगह अभी भी यही पता है कि ये सब चीजें एक्सक्लूड करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले एक नोटिफिकेशन जो 5 अक्टूबर 2006 का बहुत पुराना था, वो एक्सक्लूड करता था इन जो आइटम्स दिए गए हैं, मोल्ड्स, इक्विपमेंट। अब कुछ एक्सक्लूजन नहीं है, ये ध्यान रखना, नो एक्सक्लूजन एट ऑल। तो अब केवल जो इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड ये सारे आइटम थे जो एक्सक्लूड थे, पर 1 जुलाई 2020 से ये सब हट चुके हैं। तो अब क्या मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्या क्राइटेरिया, वो मैं कवर करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो कंपोजिट क्राइटेरिया है। अब बात ये आती है कि दो क्राइटेरिया है, अगर कोई एक क्राइटेरिया की लिमिट कम हो गई, लेट्स अज्यूम कि जैसा हमारा क्राइटेरिया था 10 करोड़ का या 250 करोड़ का, अगर वो 250 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो क्या हम बाहर हो जाएंगे? तो इसका कैसे ऑटोमेटिक होगा? बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है, ये सब ऑटोमेटिक गवर्नमेंट फेच करेगी डेटा, राइट? तो ये हमें तैयार रहना चाहिए, और गलत हम भरेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली फेच होगा। और जो ऑल यूनिट, अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि जो टर्नओवर है, जीएसटी के मेरे 5 रजिस्ट्रेशन है, तो टर्नओवर कैसे काउंट किया जाएगा? पेन बेस, नॉट जीएसटी बेस, वो पेन बेस काउंट होगा। तो ये ध्यान रखें, टर्नओवर हमें एग्रीगेट करना है, पेन जीएसटी बेस। बात आती है प्लांट एंड मशीनरी। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन कैसे करनी है। यहां जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज, हमें जो इनकम टैक्स रूल के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी डिफाइन है, दैट वी नीड टू एडहर।
इसके अलावा हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। उसके अंदर चाहे कंप्यूटर हो, जो भी हो, व्हाट एवर इट इज का, और हमारा जो रूल्स है उसके अंदर काफी वेराइटीज है प्लांट एंड मशीनरी की, वो सब कवर होने वाली है। एक्सक्लूडिंग, आप लास्ट लाइन में अगर आप देख पाए, लास्ट लाइन जो इसकी है, आप देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ अदर देन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये कवर नहीं होने वाले। अब जो रजिस्ट्रेशन के समय भी, पहले तो क्या होता था, डेटा फेच होने में टाइम लगता था। आप हम रजिस्ट्रेशन करते थे तो बोलता था कि आपके मेल पे रजिस्ट्रेशन आएगा। अब तो इमीडिएट वो फेच करता है, और वो जो फिगर उठाता है, जैसे हमने कंपनी का रिटर्न भरा, इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो क्या करेगा, जो हमने इनकम टैक्स चार्ट जो बनाया है, वो केवल प्लांट एंड मशीनरी की फिगर फेच करेगा। ऐसा उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया है, और वो लेके आएगा उस फिगर को, ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वहां पे डाल देगा। इवन आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि ये सब हमको ध्यान रहे। फर्नीचर भी नहीं आएगा, फिटिंग्स भी नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी कवर नहीं है इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन में। अब बात आती है कि जो नया एस्टेब्लिशमेंट है, जिसने पहले रिटर्न ही नहीं भरा, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे सब जाने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जब आती है कि जो आईटीआर अवेलेबल नहीं है, तो रिलैक्सेशन है। पहला तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे चला जाएगा, पर अगला जो साल आएगा उसमें आईटीआर से डेटा फेच होगा। एक्सक्लूजन कुछ है क्या सर? मैन्युफैक्चर जो दिया गया है मशीनरी के लिए, बिल्कुल एक्सक्लूजन है। अगर आप एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 7 और सबसेक्शन 1 ओपन करें, तो वहां साफ लिखा हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस, जैसे सेफ्टी कोविड के समय भी हम कुछ सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं, वो सब मशीनरी में कवर नहीं होने वाले। तो उनकी भी हम कैलकुलेशन नहीं लेंगे एमएसएमई। केवल एक ही रह गया अब एक्सक्लूजन। माइट पॉसिबल कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम और एक्सक्लूजन देख पाए। अब टर्नओवर की जब बात आती है, मैंने आपको बताया कि दोनों को हमको कवर करना है। दोनों मतलब इन द सेंस हमें जीएसटी के सब जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उन सबको कवर करना है। देन एक्सपोर्ट जो टर्नओवर है वो एक्सक्लूड करना है। अब कई बार क्या होता है, क्या किसी के पास पेन नहीं है, क्या वो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। सर रिटर्न ही नहीं भरा, बिल्कुल ले सकता है। इट इज गिवन इन द नोटिफिकेशन एज वेल। लेट्स अज्यूम किसी का 2.5 लाख से ज्यादा इनकम ही नहीं होता प्रोप्राइटर का, तो क्या उसको रिटर्न भरना है? 139 नहीं भरना, 139(1) में नहीं भरना, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है? यस, आप कह सकते हो पेन नो, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। बट 31 मार्च 2021 से जीएसटी और पेन दोनों मैंडेटरी होने वाले हैं। अब यहाँ एक और मेजर, जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं फ्रेंड्स, आरबीआई का इंस्ट्रक्शन था बैंक्स को, जब हम लोन लेने जाएंगे तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। वहां पहले इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आने से पहले क्या क्राइटेरिया था कि भाई इन्वेस्ट ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती थी प्लांट एंड मशीनरी। अब क्या हो गया, 1 जुलाई से डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे कैलकुलेट की जाने लगी। पहले जो नोटिफिकेशन था आरबीआई का, वो बैंकर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देता था कि भैया आपके पास जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसको आप जज कैसे करोगे? 3 क्राइटेरिया थे, आइदर ओरिजिनल इनवॉइस, सेकंड ऑडिटेड बैलेंस शीट, थर्ड सीएस सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। इन तीनों से पहले। बट अब जो इंस्ट्रक्शन आरबीआई का जो आ चुका है, अगस्त के अंदर इशू हो चुका है, आप देखोगे 21 अगस्त का, इसी का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ये तो क्लासिफिकेशन है, और जो आप वैल्यू डिराइव करेंगे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की, वो आईटीआर से मैच होनी चाहिए। और माइट पॉसिबल कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि अभी टीडीएस का जो कहानी है 2% वगैरह, वो बैंकर्स को फैसिलिटी दे दी जाएगी कि वो आईटीआर की मशीनरी की डेप्रिसिएटेड वैल्यू किसी भी पेन नंबर बेस पे चेक कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन बैंक की तरफ से जा चुके हैं। अब उन्होंने ये भी कहा, एक क्वेश्चन और था मेरे पास, उसमें आप देखोगे चैनल पे भी और फोन भी थे कि सर बैंकर्स को नया उद्यम रजिस्ट्रेशन ही चाहिए, वो तो कहते हैं। और अभी बीच में प्रॉब्लम क्या थी सर, आपने भी देखा होगा, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 15-20 दिन 25 दिन तक मेल ही नहीं आ रही, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। री रजिस्ट्रेशन का अभी उन्होंने पोर्टल खोला है, तो बैंक मान नहीं रहे उद्यम। तो आरबीआई ने इस इंस्ट्रक्शन में साफ कहा, अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी आती है तो आप ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर है क्लेरिफिकेशन, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप मना नहीं कर सकते। अगर किसी के पास उद्योग आधार भी है उसको आप मना नहीं कर सकते, उसका भी वैलिड रहेगा ये सारी चीजें। तो उद्योग आधार भी अगर आपके पास है तो भी आपके लिए एमएसएमई के बेनिफिट डिप्राइव नहीं किए जा सकते।
नाउ मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वो आपको सबको पता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, जो कुछ पॉइंट्स जिन पे मेरे को आपको एम्फेसाइज और कुछ क्लेरिफिकेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे वन बाय वन हम नहीं जाने वाले वैसे, क्योंकि आप सब मेरे ख्याल से कैपेबल इनफ है और आपने किया भी होगा, बट स्टिल यहाँ एक इंपॉर्टेंट है कि जब हम, आप कभी गूगल पे मारना उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्यम, पता है ऊपर की दो साइटें तो कोई दूसरी आएगी, उद्यम रजिस्ट्रेशन करके आएगी और ऊपर साइड में लिखा होगा एडी एड, यानी वो गवर्नमेंट की साइट नहीं है और वो अलाउ करती है आपको पैसे लेके काम करना। तो आप बी कॉशियस वाइल। और यहाँ पे देखो दो नए रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख पाएंगे, पहला वाला कॉलम है और जो पुराने वाला जो रजिस्ट्रेशन थे उनके लिए नीचे री रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो यहाँ आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्लेरिफिकेशन, यहाँ से अपन चलते हैं, आधार नंबर और एंटरप्रेन्योर के नाम से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आप देखना, यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज कर रहा हूँ, शायद आपको दिखाई दे। दूसरे नंबर और तीसरा पॉइंट जो है, वहां दूसरे नंबर पे तो ये लिखा हुआ है कि अगर प्रोप्राइटर है और पार्टनरशिप है तो प्रोप्राइटर और पार्टनर चलेगा उसका आधार, पर अगर कंपनी, एलएलपी और सोसाइटी, ट्रस्ट ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ अथोराइज सिग्नेटरी। यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कोई डायरेक्टर हो, अथोराइज सिग्नेटरी भी वैलिड रहेगा, तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है, क्या एक आधार वाला बंदा 2-3 रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? क्या करवा सकता है? मेरा प्रोप्राइटरी फर्म है, आधार मेरा है, मैंने करवा दिया। मेरा पार्टनरशिप फर्म है, मेरा आधार है, मैं करवा दूंगा। पेन अलग होना चाहिए, पेन अलग होना चाहिए। अगर आप सेम पेन डालेंगे तो माइट पॉसिबल यू विल गेट द एरर कि दिस पेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो अब वो नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये तो सब आप भर ही लेंगे, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई तकलीफ नहीं है। पेन नीचे अब इंपॉर्टेंट थिंग है, हैव यू फाइल्ड आईटीआर 18-19? अगर हम यस करते हैं तो डेटा फेच करेगा वो, अगर नहीं करते तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे ले लेगा। पॉइंट नंबर मैं 3 की बात कर रहा हूं। अब 4 की, अब 4 पे आईटीआर टाइप 3, 5 और 6 से तो क्या करेगा वो फेच कर लेगा। 4 नंबर आईटीआर है वो फेच नहीं करेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे लेगा। जीएसटी है, यस, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे ही मैं बताने वाला हूं। अब क्वेश्चन ये आता है आपके दिमाग में कि सर 1 जुलाई से, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, और ये जो ग्रीन में जो लिखा हुआ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका शायद क्वेरी भी होगी इस पे कि सर अब 1 जुलाई 2020 से तो मैंडेटरी है, पर सर जो ये 250 करोड़ है, ये क्राइटेरिया कौन से साल का देखना है? अब मैं इसको आप पे बता दूं, नोटिफिकेशन में कहीं कुछ नहीं दे रखा, पर रजिस्ट्रेशन में ये दे रखा है। अब आप रजिस्ट्रेशन की ये जो ग्रीन वाली लाइन अगर आप देख रहे हो, विजिबल है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अभी आईटीआर 1920 का फाइल ड्यू डेट गई नहीं है, तो जो आपका क्राइटेरिया चेक होगा वो 18-19 के डेटा के बेस पे फेच होगा। इट इज वेरी मच क्लियर। और आगे एक लाइन और लिखी है कि अब जो ये 19-20 का डेटा हम कब से फेच करने वाले हैं? 2021 मार्च के बाद में, यानी अब 21 के बाद में ये डेटा ऑटोमेटिकली 19-20 के बेस में फेच करेगा। अगर आप अपग्रेडेड हो गए तो आपको ऑटोमेटिक मेल आनी चाहिए, अभी देखते हैं कि स्ट्रीमलाइन कैसे होता है, और आपको इंटीमेशन आएगा, राइट? तो ये चीजें इस तरीके से कवर हो रही है। ये इट इज नॉट क्लियरली मेंशन इन द नोटिफिकेशन। ये तो ठीक है, एंटरप्रेन्योर मेलर और पार्टनरशिप का 51% पे दे रखा है, इस पे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, कैटेगरी ठीक है, जेंडर, सोशल एड्रेस आ गया, यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्राइजेस आ गया, यूनिट का वो हम लिख देंगे, ऑफिस एड्रेस आ गया, यहाँ पे जो बैंक आ गया, और मेजर एक्टिविटी 17 पॉइंट है। ये तो नॉर्मल थिंग है जो हम भर सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, बैंक डिटेल हमें डालना है। जो मेजर एक्टिविटी है, लेट्स अज्यूम हमारी, हम एक एसी वाले का बात करते हैं, एसी मैन्युफैक्चरर भी है एलजी, और वो सर्विस भी देता है, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में डालेगा? क्योंकि हमें एनआईसी कोड भी सेलेक्ट करना पड़ता है आगे, तो यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग, अगर मेजर एक्टिविटी, यहाँ लिखा हुआ मेजर एक्टिविटी, तो वो यहाँ पे मेजर एक्टिविटी में ले लेगा। नाउ मेजर, एक और चीज, एनआईसी कोड आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 19 नंबर आप देखिए, क्रॉस चेकिंग चालू, माइट पॉसिबल पीएफ ईएसआई के डेटा से हो जाए कि आपके पास नंबर इंप्लॉय कितने हैं आने वाले टाइम पे। तो ये भी आप ध्यान से, जो पीएफ ईएसआई का अगर रजिस्ट्रेशन है वहां आप प्रॉपर तरीके से डालें। नाउ 20 नंबर पॉइंट जो नया है, आप देखिए ग्रे पार्ट है यहाँ पे, आप देखिए ग्रे पार्ट इसलिए है क्योंकि
ये ऑटोमेटिकली पिक होगा, टर्नओवर ऑटोमेटिकली पिक होगा। अगर आपने कहा आईटीआर फाइल नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑटोमेटिकली जीएसटी रिटर्न से आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था जीएसटी रिटर्न भरते समय ये प्रॉपर तरीके से कवर होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली फिल्ड, अदरवाइज ये पिक नहीं करने वाला। नाउ अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात है 22 जो पॉइंट नंबर है, दैट इज जेम पोर्टल। आप अपने क्लाइंट को देखो, अपॉर्चुनिटी कैसी है, आप अपने क्लाइंट को बताइए कि साहब आप जेम में भी रजिस्टर कीजिए, क्योंकि वहां गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, जो एमएसएमई है वहां से अलग से क्राइटेरिया रखा है, वहां जाके आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाइए और वहां से गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे सकती है। तो ये रजिस्ट्रेशन भी आप जेम पे करवा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अपने क्लाइंट को बोलिए सेवा दो, चार्ज करो, कोई तकलीफ नहीं है। नीचे एक और मैं आपको क्लाइंट एक और अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, इस पे मैं पूरा प्रॉपरली यहाँ टाइम हो जाएगा। यहाँ ट्रेड्स है, ट्रेड रिसीवेबल जो डिस्काउंटिंग सिस्टम है, यहाँ पे 4-5 जो एक्सचेंज है वो नोटिफाइड है आरबीआई की तरफ से। ये क्या सिस्टम है, अपने क्लाइंट को कन्विंस कीजिए कि सर आप अपने जो जेन्युइन इनवॉइस है, एक एग्रीमेंट करिए क्लाइंट के साथ में जिसको बेच रहे हो, इनवॉइस आपके पास वर्क ऑर्डर के साथ में आप ले लो, और फिर यहाँ पे ट्रेड्स पे जाके एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कराओ। अभी वहां पे एक M1 एक्सचेंज है जो कि आरबीआई से एक्रीडिएटेड है, वो उसने तो अभी आप मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो 31 मार्च 2021 तक। ये आप अपने क्लाइंट को बताओ कि साहब, क्योंकि नई एक्सचेंज वाले पैसा लेते हैं आप वहां रजिस्टर्ड होते हो तो। और मैं ये जो एक्सचेंज है उसका नाम है M1 एक्सचेंज, आप सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, एक्रीडिएट नंबर M1 एक्सचेंज है। तो वहां अपने क्लाइंट को आप बोल सकते हो कि साहब हम करवाएंगे आपको रजिस्टर, आप तकलीफ क्यों लेते हैं। और यहाँ पे क्या इनवॉइस हमें अपलोड करने पड़ते हैं, इनवॉइस करके वहां से वही डिस्काउंटिंग है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो हम नॉर्मल सब समझते हैं, पहले बैंक्स भी काफी इन्वॉल्व थे, तो हम ये करवा सकते हैं। तो वो पैसे दे देंगे, फाइनेंस एंड नॉमिनल कॉस्ट, और फिर अब जो भी पैसा आएगा उस हिसाब से जो सिस्टम होता है बिल डिस्काउंटिंग का वो हो जाएगा। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी, जेम्स ट्रेड्स, बहुत सारे ऐसे पोर्टल है, चैंपियन वगैरह सब, हम वहां पे सब अपने क्लाइंट को आप बताओ कि सर आप यहाँ रजिस्टर करो, एक भी ऑर्डर आ गया तो वो बोलेगा यार बड़ा अच्छा बताया उसने, राइट। तो ये एक और चीज है जो हम कवर कर सकते हैं। लास्ट में वो डिक्लेरेशन और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आप सब देख रहे हैं, इस पे मेरे को फोकस नहीं करना, केवल यहाँ पे जो बेनिफिट्स है केवल 2-3 आपको मैं कवर कराता हूँ, फिर हम स्कीम्स की तरफ दौड़ते हैं और हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है उस पर कवर करता हूँ। देखो ऐसा नहीं है, जो अभी आत्मनिर्भर प्लान की जो कोलेटरल फ्री स्कीम थी ये पहले से भी थी, आप जाके देख सकते हैं, पुराने उनके पोर्टल पे अवेलेबल है, पर अभी थोड़ी ज्यादा हाईलाइटेड हो गई। बेनिफिट हम जब तक क्लाइंट को नहीं बताएंगे, आप सबसे पहले तो ये कन्विंस करो कि भैया तुमको इतने फायदे मिलने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लो, अपनी फीस ले लो। अब जब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, बेनिफिट नहीं देंगे, उसको ट्रेडमार्क कराने आया क्लाइंट, वो भी हमें खुद करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएट करो किसी से, और ट्रेडमार्क कराने से पहले उसको बोलो कि भैया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराओ, आधी फीस हो जाएगी तेरी। कंपनीज की 9,500 रुपए लगती है और एमएसएमई सर्टिफिकेट के बाद में 4,500 लगती है। तो उसको जब तक बेनिफिट दिखेगा तो वो अपने आप बोलेगा यार बड़े सही कवर कर रहा है, राइट। तो और दूसरा क्या है, हम उनको स्टार्टअप आज हम नहीं लेने वाले, बट स्टिल उनको कन्विंस करो, कुछ अच्छे क्लाइंट है कि सर आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करवाओ। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन के साथ में स्टार्टअप में फायदा मिलता है। अगर हम खुद उनको इवेलुएट करें, देखो हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, हमें कहीं जाना नहीं है, जो क्लाइंट है उन्हीं को हम कोशिश करें बड़ा कराएं, और बड़ा कराएंगे तो फीस कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी रहेगी, और वो बड़ा होगा ऑटोमेटिकली हम बड़े होंगे, राइट। और जो बात आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कई स्टेट्स में, आपको एक चीज और बता दूं आपको कंफ्यूजन ना हो, इवन दो एमएसएमई स्कीम इज एमएसएमईडी एक्ट सेंट्रल एक्ट है, बट हमारी जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स हैं वो हर एक स्टेट्स में है, और हर एक स्टेट्स में होने के बाद हर एक स्टेट को पावर है वो अपनी तरफ से और भी कोई बेनिफिट दे सकता है। कई स्टेट्स की तो खुद की मोबाइल ऐप भी है, आप गूगल प्ले पे जाइए और आप एमएसएमई हरियाणा जो भी है, एमएसएमई पंजाब, एमएसएमई राजस्थान, एमएसएमई दिल्ली, आप डाल के देखो कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा, और उस पे आप खुद को अपनी सीएफएम को सबसे पहले रजिस्टर करवाओ, उसी से आरएनडी शुरू कर दो। तो क्या होगा, उससे आपको सारा बेनिफिट क्या आ रहा है क्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वेवर है। तो हम कई अगर ये करके उसको बताते हैं तो उसको समझ में आएगा यार बात बंदा बिल्कुल सही करता है। सपोर्ट टू बिजनेस इंक्यूबेटर्स, यानी कि अब नए आइडियाज को भी अलग सपोर्ट है। इंक्यूबेटर सेंटर्स में हमें बना के ले जाना पड़ता है स्टार्टअप के लिए, जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं
कि भैया हम कैसे सहयोग करने वाले हैं, वो भी हम ही बनाओ, खुद ही बनाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, लेके जाओ, पैसे चार्ज करो, स्टार्टअप बनाए, फंडिंग। एक देखो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट पे बहुत सारी चीजें जो लाइनअप है फ्रेंड्स, कहीं कुछ नहीं करना, अच्छे से क्लाइंट ढूंढो, उनको बोलो सर ऐसा हम कर सकते हैं, हम स्टार्टअप में भी जा सकते हैं, फंडिंग भी करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए, एज सिंपल एज दैट। स्टाम्प ड्यूटी वेवर, राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी वेवर है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट दो, स्टाम्प ड्यूटी वेवर ले लो। आप समझ रहे हैं, मतलब आपने कंपनी अगर एमएसएमई है, प्रोप्राइटर, तो इमीडिएट लो स्टाम्प ड्यूटी। तो मैं कह रहा हूं बहुत सारे स्टेट बेस भी कई स्कीम्स है, हर एक स्टेट का अलग अलग है। मैं जो मेन जो फेमस है वो मैंने आपको बताई, और भी स्टेट बेस कई सारे। अब देखो फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम क्लाइंट को बता सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम आराम से इसको समझने वाले हैं, कैलकुलेशन कैसे होगी, इंटरेस्ट का हम उसको कैलकुलेट कैसे करके देंगे, और फायदा कैसे करवाएंगे। कहीं भी कंफ्यूजन हो हम बाद में भी देखेंगे। देखो अब है क्या, एक हम अभी देखने वाले भी हैं एमएसएमई समाधान, जिसमें हम क्लेम कैसे करेंगे वो भी मैं अभी कवर करने वाला हूं, राइट। तो अब उससे क्लेम करने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब बात ये आती कि एक तो हम अपने क्लाइंट को ये बोलेंगे कि सर आपका पेमेंट नहीं आ रहा, मैं दिलवा के दूंगा। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है ना, हमें कोर्ट के चक्कर काटने हैं, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। और इतना मतलब कई क्लाइंटों ने, जैसे मैंने फाइल किया, सेटलमेंट पे आ गए, इवन वो तो छोड़ो, वो खुद ही एक्चुअली क्या होता है, मैं आता हूं आगे। समाधान में क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो पहले वो सेटलमेंट के लिए जाता है। हमने हमारे बायर के अगेंस्ट में अगर समाधान में क्लेम डाला तो सबसे पहले मेल जाएगी, भैया आप सेटलमेंट करना चाहते हो क्या। तो मेरे मतलब 3-4 क्लाइंटों के क्लाइंट रेपुटेड क्लाइंट थे, बायर थे, इमीडिएट सेटलमेंट के लिए आ गए कि साहब सेटलमेंट करो। मेल आ गई उनकी कि सर ऐसा है, इंटरेस्ट थोड़ा सा वेव कर दो, प्रिंसिपल तो इमीडिएट ले लो। रीजन क्या था वो भी मैं बताऊंगा, क्यों आगे जाना नहीं चाहते। इवन इसके अगेंस्ट में अपील भी जा सकती है, पर क्यों नहीं करना चाहते वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम समाधान में जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है हम इंटरेस्ट का बेनिफिट भी अपने क्लाइंट को बताएं। अब कैलकुलेशन क्या और प्रोविजन क्या बोलता है वो मैं उस पर आ रहा हूं, आप देखना। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। नंबर 1, यहां आप सबसे पहले देख रहे हो एग्रीमेंट मेड फॉर द पेमेंट टर्म। अगर हमने एग्रीमेंट, मतलब हमारे क्लाइंट ने या हमने एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया कि साहब हम माल बेच रहे हैं, आप 60 दिन के अंदर पेमेंट दोगे, अगर ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी, पेमेंट क्लाइंट को कब तक करना पड़ेगा बायर को। अगर वो तब तक नहीं करता तो हम इमीडिएट इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। और सेकंड है, इफ नो एग्रीमेंट इज देयर, नॉर्मली ऐसा ही होता है, एमएसएमई क्लाइंट फोन पे आया, ऑर्डर आया, सुरेश सर कई बार हमारे क्लाइंट भी आ जाते हैं, अभिषेक जी ये कंपनी बना दो, एग्रीमेंट का है का, कोई मोस्टली एग्रीमेंट होते ही नहीं अनटिल अनलेस गवर्नमेंट क्लाइंट नहीं हो। भूपेंद्र सर ऐसा ही होता है नॉर्मली हमारे साथ भी, और ये जेन्युइन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम अगर क्लेम फाइल करते हैं तो कैसे करेंगे उस पर भी हम आएंगे। तो अब यहाँ प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन ये बोलता है सबसे पहले, अगर एग्रीमेंट बना हुआ है और बोलता है कि 60 दिन का पेमेंट टर्म है या 90 डेज का है, तो हमें पेमेंट सामने वाला कब तक करेगा, अगर 60 डेज का भी। अब आइए आप देखिए ये पैराग्राफ, द प्रोविजो टू दिस सेक्शन स्टेट दैट द पीरियड ऑफ क्रेडिट गिवन बाय द सेलर शैल नॉट एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब मैं आराम से लेता हूं, 60 दिन का पीरियड बताया, हमें 45 दिन से ज्यादा अगर एग्रीमेंट कहीं भी लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर किसी ने 180 दिन का पेमेंट टर्म भी बताया हो, एग्रीमेंट साइन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन क्लेम द इंटरेस्ट आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ 45 डेज लीगली। और वो कब से काउंट होगा, जैसे ही 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब ये एक्सेप्टेंस क्या है उस पर भी आ रहा हूं, यानी 45 दिन गुड्स एक्सेप्ट कर ली, 45 दिन खत्म हो गए, हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, यानी उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी चालू हो गई है। भले ही उसने 180 डेज का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है हमारे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बात थी अगर एग्रीमेंट हो रखा है तब। अब बात आती है सर एग्रीमेंट ही ना हो तो फिर क्या 45 दिन ही देखना, नहीं। फिर क्या बोला, ये दूसरी लाइन आप देख सकते हैं, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन बिफोर द अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट क्या है, नीचे आइए, अपॉइंट डेट मींस द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बड़ा इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, एग्रीमेंट नहीं है तो जिस दिन उसने गुड्स एक्सेप्ट की उससे जैसे ही 15 दिन खत्म हुए इंटरेस्ट चालू। अगर एग्रीमेंट है
टर्म्स में कुछ भी लिखा हुआ है, अगर ज्यादा लिखा हुआ है तो 45 दिन है, अगर कम लिखा हुआ है तो कम के बाद चालू हो जाए। क्लियर? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अपन इसको। देखिए ये मैंने आपको बता दिया। और डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या होता है कि डीम्ड एक्सेप्टेंस अपन ये बोलते हैं कि बंदे ने कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं और 15 दिन खत्म हो गए तो मान लिया जाएगा उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? और अगर ऑब्जेक्शन कर दिया तो जब सेलर ऑब्जेक्शन रिमूव करेगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया उससे 15 दिन हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। देखो पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है ताकि आपको क्लियर हो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे बताना है। वी ऑल शुड नो। A has delivered goods to B on 8th June, right? 8th June. Be with me. No agreement has been made in this regard. Then what would be the date on which buyer need to make the payment to avoid interest liability? कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखो 8 जून को गुड एक्सेप्ट हो गई, एग्रीमेंट है नहीं, तो हम काउंट कहां से करेंगे? आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट नहीं है तो 8 जून से 15 दिन यानी 23 यानी 24 से उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी चालू हो जाएगी। सिंपल है। अब एक और बात करते हैं। ऑब्जेक्शन आ गया साहब। इन द अबव एग्जांपल सपोज बी हैज रेज्ड ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द गुड्स on June 13th, but on June 18th B withdrew the objection and accepted the goods following clarification from A. A ने कहा जी हमने ऑब्जेक्शन हटवा दिया है, सुधार कर दिया, अब एक्सेप्ट उसने मान लिया। कब? 18th जून को। तो 15 दिन फिर 18th जून से देख लेंगे। राइट? ऑब्जेक्शन आ गया। तो ये बात थी एक। अब चलते हैं आगे। अब इंटरेस्ट कैसे, और एग्जांपल ले रहा हूं इंटरेस्ट का। यहां सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह पूरी स्लाइड में केवल इतना सा है कि इंटरेस्ट 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट। अब यहाँ कंफ्यूजन, मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे और कई बार ऐसा व्हाट्सएप पे भी था कि आज अगर जो रेट चल रही है बैंक वाली उस पे जैसे आज 6% रेट, ऐसा नहीं है। ये बैंक रेट है आरबीआई वाली। अभी 4% है क्योंकि 40 पैसा अभी डाउन भी हुआ था। 4% यानी 3 टाइम्स यानी 12%। राइट? 12% इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन द आरबीआई। उस रेट से कैलकुलेट करेंगे 3 टाइम्स और ये मंथली बेसिस पे ऐड होता जाएगा। आप देखना इसकी कैलकुलेशन देखना, आप क्या फायदा बता सकते हो बायर को। ये जो रिकवरी वाले प्रोसेस, बायर हमसे चले जाते थे ना, सर डेट रिकवरी करानी है कोई, अरे हम करवा के देंगे आपको। सर आप क्या बात करते हो? इंटरेस्ट देंगे 3 टाइम्स 12% से, हम क्लेम फाइल करेंगे आपके लिए। और बिलीव मी फ्रेंड्स 90 डेज के अंदर रिजल्ट। बट अभी कोविड सिचुएशन में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि काम डिले चल रहा है, बट स्टिल मोस्टली फेवरेबल जजमेंट है अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो। मोस्टली अवार्ड इमीडिएट 90 डेज तो टारगेट दिया हुआ है उनको। अब तो कोविड में थोड़ा सा सब बढ़ा दिया, सब काम ऐसे ही चल रहा है, बट स्टिल एक्ट इसमें पर्टिकुलर दिया गया कि 90 डेज के अंदर आपको निपटारा करना है। 3 टाइम्स नोटिफाइड बाय द आरबीआई यानी अभी 12%। राइट? अब एग्जांपल समझ लेते हैं, कैलकुलेशन समझ लेते हैं और कवर करते हैं इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को। बी विथ मी। देखो फिनकार्ट लिमिटेड हैज सोल्ड, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा। गुड्स वर्थ 5 lakhs व्हिच वाज रिसीव्ड बाय जुगाड़ लिमिटेड। जुगाड़ लिमिटेड को कब मिला? 6 मई को 2020। जुगाड़ से ही चलता है सर काम, आजकल चलता ही नहीं है। जुगाड़ नथिंग बट द नेटवर्क वी हैव एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन देम। तो दोनों के बीच एग्रीमेंट था। गुड्स रिसीव हुई 6 मई को। As per the agreement between the Jugaad Limited, enjoy a credit period of 60 days. It was written in the agreement कि भैया 60 दिन के बाद पेमेंट करूंगा। And Jugaad Limited made the payment on July 20th. पेमेंट भी कर दिया साहब। तो क्या अब हम केस फाइल कर सकते हैं? क्योंकि अब आप देखो 45 दिन से ज्यादा कवर हो रहा है, 60 दिन। तो अब ये कैलकुलेशन होगी कैसे अगर मेरे को केस फाइल करना है तो? यानी 6 में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 45 दिन फ्रॉम द 6 मई। तो मई का आप मान के चलिए
मई का 31 होता है तो 15 दिन मई के और 20 दिन हम कह सकते हैं 45 डेज है, राइट। तो मई का 6 मई है तो मई के हमारे पास 25 डेज रहे, राइट। एंड रिमेनिंग कितने दिन, हाउ 20 डेज जून के हो गए, तो 20 जून हो गई लास्ट, उसके बाद में इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, यानी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी 21 जून से। अब आप देखिए लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट की है, बी विथ मी, लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट हुई है। 21 जून से लाइबिलिटी चालू, मंथली निकलेगा 30 जून तक। हाउ मेनी डेज वी हैव, 10 डेज। नाउ बैंक रेट इज 4%, बैलेंस 5 लाख का था, 5 लाख पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 12% से 3 टाइम्स। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया ये 12% से कैलकुलेट किया गया 10 डेज का, राइट। 4% तो बेस रेट है उसका 3 टाइम्स, हम क्या करेंगे 12% से, ये 1643 आया। अब देखो क्या होगा, कुमुलेटिव हो रहा है ये। अब जुलाई में कब पेमेंट किया उसने, 20 जुलाई को, राइट। तो 1 जुलाई से लेके 19 जुलाई का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 1 जुलाई से 19 जुलाई, हाउ मेनी डेज, 19 डेज, रेट 12%। अब अमाउंट, माइंड इट फ्रेंड्स, अमाउंट कितना होने वाला है, 5 लाख प्लस 1643, यानी इंटरेस्ट इसमें कुमुलेटिव हो गया और इस पे इंटरेस्ट लगेगा 12%, दैट विल मेक दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 3133.56। अब आप देखो केवल 29 डेज का डिले है, 5 लाख पे 4777 रुपए की इंटरेस्ट की लाइबिलिटी लीगली क्लेम कर सकता है। मेरे ख्याल से क्लियर, हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने वाले, आगे बढ़ते हैं। ये एक और एग्जांपल है, आई विल शेयर द पीपीटी एज वेल, नो वरी। ये केवल ये है कि इसमें एग्रीमेंट नहीं दिया था। अब देखो सिचुएशन कैसे चेंज होती है, पहले एग्रीमेंट था, अब उसी एग्जांपल में हम समझते हैं एग्रीमेंट नहीं था, राइट। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या थी गुड्स की, 6 मई, राइट, 6 मई थी। तो 6 मई में अगर एग्रीमेंट हमारे पास नहीं था तो 15 डेज, यानी 21 में 15 डेज एक्सपायर हुए, तो 22 ऑफ मई से लाइबिलिटी चालू हो जाएगी। और ये देखो आप नीचे, ये 22 से लाइबिलिटी चालू हो गई। इसी केस में अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अब आप लाइबिलिटी देखो कितना अमाउंट आ गया, क्योंकि मई का कैलकुलेट हुआ 12% से, इसमें कुमुलेट हुआ, फिर जून का भी होगा क्योंकि पेमेंट कब हुआ है, 20 जुलाई को, जून का भी इसमें ऐड हो गया, एंड देन ये अमाउंट हो गया 506, दोनों को मिला के ऐड किया 5 लाख में, और ये लाइबिलिटी बन गई 5163 और टोटल इंटरेस्ट 11756 कुमुलेटिव होता जाएगा। तो फ्रेंड्स बाय दिस वे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको फायदा बता सकते हैं, आसानी से केस फाइल कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं क्लाइंट से, कोई फर्क नहीं है। इस पे भी हम प्रोफेशनल फीस जैसा भी आपका क्लाइंट के साथ में होता है कि भैया हम इतना आपको करवाएंगे, कोशिश करेंगे। ये पहले तो हमें फाइलिंग के पैसे चाहिए, फिर बाद में जो भी हमारा सेटलमेंट हो भैया उससे हम बात करेंगे। नाउ स्कीम्स की बात करने वाला हूँ, और स्कीम्स में भी हम कई क्लेरिफिकेशन आए, कई डाउट्स आए, उनको भी मैं कवर करता हूँ। और लास्ट में हम समाधान की, जो मेजर हमारे लिए एक जंक है रेवेन्यू जनरेशन का, उसकी भी बात करेंगे कि समाधान क्या बोलता है। नाउ समाधान आप देखिए क्या बोलता है। सर शायद क्वेरी अभी ले लें या सर लास्ट में लें, क्वेरी जैसा भी हो, क्योंकि क्वेरी शायद आ रही है, जैसा भी सिस्टम रहता है, या तो लास्ट में ले लेते हैं, एक बार कवर करते हैं। हाँ? जी सर, है ना, तो एक बार जो भी क्वेरी आप डाल दीजिए, बाद में जैसा भी एक एक करके हम चैट बॉक्स से ले लेंगे और उसमें क्वेरी का आंसर देते जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। नाउ अब बात आती है स्कीम्स की। स्कीम्स क्या बोलता है, स्कीम्स ये बोलती है सबसे पहले जो एक लिमिट इंक्रीज हुई थी, जो हम बात करते हैं आईबीसी के लिए 1 लाख से 1 करोड़ एमएसएमई सेगमेंट से, वो शायद हमको सबको पता है, उस पर नहीं जा रहे। अब यहां समझना क्या ग्लिचेज है, क्या चैलेंजेस हैं स्कीम्स के, और कई चेंजेस भी हो चुके हैं स्कीम में आने के बाद। दैट इज कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस एमएसएमई। ऑटोमेटिक नाम भी दिया है,
अपने आप ही चालू होगी नहीं, नॉर्मली गवर्नमेंट की स्कीमें अपने आप चालू नहीं होती है साहब, आदमी कई बार चल पड़ता है, स्कीम चालू नहीं होती। लेट इट बी अप टू 20% ऑफ इंटर आउटस्टैंडिंग। कब की देखेंगे? 29 फेब 2020 की, यानी जितनी भी 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग है उसका 1 करोड़ अगर आउटस्टैंडिंग है, 1 करोड़ तो खैर हम बात करते हैं एक फिक्टिशियस फिगर है, 20% तो 20 लाख ऑटोमेटिकली सैंक्शन होगा, आते हैं उस पे ऑटोमेटिकली में भी। दूसरी कंडीशन ये है, बोरोवर विथ अप टू 25 करोड़, ये अभी चेंज हुआ, 50 करोड़ हो गया, मैं आपको बता दूं आपके कई क्लाइंट्स और अंदर आ जाएंगे, अब लिमिट इंक्रीज हो चुकी है, 50 करोड़ की हो चुकी है, और आउटस्टैंडिंग रुपीज 100 करोड़, नाउ 250 करोड़ टर्नओवर, राइट। यानी आउटस्टैंडिंग जितना है वो 50 करोड़ होना चाहिए उस दिन, और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 250 करोड़, क्योंकि 100 से वो 250 हो गया है हमारा क्राइटेरिया भी जो मीडियम है उसका, तो ये दोनों क्राइटेरिया बढ़ गए। थर्ड, टेन्योर 4 साल का, मोरेटोरियम पीरियड 12 महीने का, जिसमें प्रिंसिपल आपसे नहीं मांगा जाएगा, इंटरेस्ट मांगा जाएगा, क्लियर। और जो रिमेनिंग 3 इयर्स है उसमें इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल के साथ में जाएगी। इंटरेस्ट केप्ड है, 9.25% रेट बता दी गई है। 100% गारंटी कवर, अगर हम बात करें 100% गारंटी कवर कौन देगा? एक तरफ से हमारी जो गारंटी ट्रस्ट है वो देने वाला है। स्कीम 31 अक्टूबर तक ही अवेलेबल है, माइट पॉसिबल एक्सटेंशन हो जाए, पैसा पड़ा हो या पैसा खत्म हो गया तो पहले भी खत्म हो सकती है। कोई गारंटी फीस नहीं ली जाएगी, नो फ्रेश कोलेटरल लिया जाएगा, इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर कोई फीस नहीं है, इसमें मैं FAQs में भी लेने वाला हूं। तो ये एक पर्टिकुलर मैंने आपको बताया, इसमें चैलेंजेस क्या है वो देखता हूं। देखो क्या बताया गया, आप देखना हमें क्या बताया गया। यहां बोला गया है लिमिट के बारे में जो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है टर्नओवर पे कैसे हो, अभी तो हमारी फाइनलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो अब तो जीएसटी रिटर्न भी जा चुका है 19-20 का, तो ये गाइडलाइंस है कि आप जीएसटी रिटर्न से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर बाय द वे नहीं गया तो हो सकता है बैंक आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन मांग ले क्लाइंट के लिए। स्कीम इज वैलिड एग्जिस्टिंग कस्टमर, मैं आपको फिर बता दूं, कई बार मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन है कि सर हम तो नया है, हमारे पास बैलेंस शीट में कोई लोन ही नहीं है, तो क्या हम इसका फायदा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते साहब। बोरोवर अकाउंट, अब यहां एक नई कंडीशन और है कि क्लासिफाइड एज रेगुलर SM, जो हमारा स्पेशल मेंशन अकाउंट होते हैं हम जब बैंक ऑडिट करते हैं, 0 और 1 कैटेगरी वाले, यानी 0 वाले वो हैं जो 30 डेज के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, ज्यादा ड्यू नहीं, और SMA 1 वाले कौन से? 60 डेज वाले, उसके अंदर पेमेंट हो जाता है। इसके ऊपर SMA 2 NPA कवर्ड नहीं होंगे, राइट। बोरोवर मस्ट बी GST रजिस्टर्ड, अगर एलिजिबिलिटी नहीं है, एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, लोन प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स और ओन बिजनेस पर्पस विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम। अगर इंडिविजुअल ने भी अपना लोन ले रखा है, जरूरी नहीं है MSME में रजिस्ट्रेशन करवाए नहीं करवाए, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, ये जो स्कीम है ये क्लेरिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से, नॉट इवन फॉर नॉट बिलोंग्स टू MSME एट ऑल। इसमें तो सब बिजनेस एंटरप्राइजेस कवर है। आपका अगर ट्रेडिंग कंसर्न भी है, आपका MSME भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, आप कोई भी क्लाइंट हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ MSME, आप इमीडिएट क्लेम कर सकते हैं, राइट। नाउ अब जाता हूं मैं आपके पास, और 9 जैसा कि मैंने आपको बताया 20% है, और SMA 0 और 1 अकाउंट कवर है। टेन्योर मैंने आपको बता भी दिया। अब एक और देखो अपने क्लाइंट, अगर आपके पास एक और स्कीम है, मैं बता दूं गवर्नमेंट की, आप जाएंगे ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये स्कीम खुलेगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी कोविड की सिचुएशन है, चालू है स्कीम। इफ एनी वन क्लाइंट आउट ऑफ द bunch we have, any client we have, those who are manufacturing COVID related items like mask, sanitizer, soap, whatever it may be, आप यहां जाके रजिस्टर करवा लीजिए। साफ साफ लिखा हुआ है, वहां अपना उद्योग आधार और उद्यम आधार का नंबर डालिए, अंदर वेरीफाई किए, आप अंदर पहुंच जाओगे। वहां पता है क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मास्क बनाने की कितनी है,
क्या आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, मैं फिर बता रहा हूं मैं आप ये पूरा अपने क्लाइंट के लिए ये फिल कर दीजिए और रजिस्टर्ड कर दीजिए, राइट। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट आपका डेटा कंसीडर करेगी और प्रेफरेंस दी जाएगी एमएसएमई को इन सप्लाईज के लिए। देखो एक और नया बेनिफिट, अपने क्लाइंट को बोलिए अगर कोई भी क्लाइंट हमारा मास्क या सैनिटाइजर वगैरह बनाता है उसको रजिस्टर करवा दीजिए इमीडिएटली, गवर्नमेंट के पास डेटा पहुंच जाएगा, उसके पास इंक्वायरी और आ रही है इंक्वायरी कि साहब अपनी कोटेशन भेज दो, हमें ये इतने सैनिटाइजर चाहिए, इतने मास्क चाहिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करवाने, कई बार तो ये भी लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो ये भी आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उसमें जो पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कितना कर सकते हो, ये वो सारी बातें हैं। कुछ एफएक्यूज भी लेने वाला हूं। अब दूसरी स्कीम है सबऑर्डिनेट डेट स्ट्रेस एमएसएमई, राइट, कि भाई जिसकी हालत खराब है या जो एनपीए हो गया है उस ये स्कीम नोटिफाइड हो चुकी है। अर्लियर ये तो केवल मेजर थिंग हमको बताई गई थी, अब तो स्कीम के क्या क्या पैरामीटर रहेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो अब क्या है, ये क्वेश्चन मेरे को दिख ही गया सर यहाँ पे कि सैनिटाइजर, सर ये अलग है, आप जाके कि भाई ट्रेडिंग, आप वो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो तो आप बताएं, ट्रेडिंग कर रहे हो तो उनके लिए नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ उस वाली स्क्रीन में। मैं अगर आपको लेके जाऊं उस स्क्रीन में तो देखो ऊपर आपको ग्रीन में लिखा होगा, दिख रहा होगा शायद, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट सर। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है आपको। अब हम सबऑर्डिनेट में पहुंचते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट दिया है, मतलब एक सहायता के रूप में अगर आप दिक्कत आ रही है। एमएसएमई जो एनपीए और स्ट्रेस्ड है ये क्लियर है, इसमें भी क्या अंदर और पूछा गया नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचूंगा, राइट। सपोर्ट दिया गया अगेन 4,000 करोड़ जो हमारा ट्रस्ट है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, उसको पार्शियल क्रेडिट गारंटी, पार्शियल कितनी होगी नेक्स्ट स्लाइड में पहुंच रहा हूं, कि वो गारंटी देगी बैंक को और प्रमोटर को कितना देना पड़ेगा। अब ये जो बेनिफिट है सबऑर्डिनेट डेट का, ये दिया कैसे जाएगा इसको आप समझना। सबसे पहले लोन दिया जाएगा प्रमोटर को और प्रमोटर क्या करेगा, इक्विटी के रूप में एमएसएमई को देगा। देखो ये बहुत अच्छा डिसीजन था, रीजन मैं बताऊं, क्योंकि क्या होगा अगर प्रमोटर इक्विटी के रूप में ये प्रोवाइड करेगा तो जो एमएसएमई यूनिट है या जो बिजनेस इंटरप्राइजेस है उनकी बैलेंस शीट का जो लिवरेज है वो खराब नहीं होगा। अगर ये लोन के रूप में ही प्रमोटर देता है तो वो फिर लिवरेज खराब हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज अच्छी की कि भाई आप इक्विटी के रूप में इन्फ्यूज करो उसको, तो ये एक बहुत अच्छा चीज था। नाउ अब इसके बारे में जो गाइडलाइन आई वो उसको मैं डिस्कस करता हूं कि स्कीम देखो आप ध्यान से समझना क्या थी, क्योंकि बोला तो बहुत कुछ गया पर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कान पकड़ के खींच लेती है गवर्नमेंट, वो अब कान कैसे खींचा है वो आप देखना। फिर एलिजिबिलिटी सबऑर्डिनेट में डेट में घुसेगी कि नहीं घुसेगी वो भी एक और बात है, कि वो हम कवर होंगे कि नहीं होंगे, दैट इज अगेन मेजर कंसर्न। अब क्या बोला गया, स्कीम को डिस्ट्रेस असेट फंड बोला गया, दैट इज फाइन इनफ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नाम हो हमारे लिए तो स्कीम है सबऑर्डिनेट डेट। पर्पस ऑफ द स्कीम, यहां जो बोला गया वहां हमें ध्यान देना है। देखो स्कीम में क्या बोला गया, आप देखिए, टू प्रोवाइड गारंटी कवरेज फॉर, जो हमारी इस क्रेडिट स्कीम के अंदर है, टू प्रोवाइड सपोर्ट किनको, एमएसएमई को, कितना गारंटी देना है। जो हमारी स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम सबऑर्डिनेट डेट वाली, उनके अंदर सब सपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एमएसएमई। अब क्या बोला गया है, 90% गारंटी कवरेज वुड कम फ्रॉम द स्कीम, यानी एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10 लाख रुपए अगर आप इस स्कीम में एलिजिबल हैं तो 9 लाख रुपए की गारंटी तो लेगी जो गवर्नमेंट यानी कि ट्रस्ट, राइट, वो लेगा, और 10% की गारंटी प्रमोटर को लेनी पड़ेगी। जो हम बात कर रहे थे पार्शियल गारंटी, पार्शियल में मेजर पार्ट गवर्नमेंट ने कवर किया है, 10% प्रमोटर को डाला है इस सबऑर्डिनेट डेट के अंदर, राइट। अब आगे पहुंचते हैं कि पर्सनल, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पर्सनल लोन है,
और इक्विटी के रूप में इन्फ्यूज किया जाएगा। नाउ डिस्ट्रेस असेट फंड 4000 करोड़ का है। क्रेडिट फैसिलिटी, यहां आप देखना क्रेडिट फैसिलिटी क्या बोलता है, मींस, अब ये बी विथ मी, अब देखो ये मेजर समझने वाला, एलिजिबिलिटी कितनी होगी। Means financial assistance provided under the scheme by way of sub-debt facility extended by the lending institution to the promoters of the MSME units up to 15% of promoters stake or rupees 75 lakhs whichever is lower। यानी आपकी बैलेंस शीट में अगर 100 रुपए आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, अब वो प्रमोटर ने भी लोन दिया है, बराबर है, प्रमोटर का लोन भी उसमें इंक्लूड है, तो यानी प्रमोटर का जितना भी पार्ट रहेगा उसका 15% यानी 15 लाख रुपए और 75 लैक्स विच एवर इज लोअर, यानी अब इस स्कीम में उसको 15 लाख रुपए तक का सबऑर्डिनेट डेट असिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ एलिजिबल बोरोवर, अगेन मैं कहता हूं ये अब ध्यान रखने वाली बात है, यहां एक और क्रूशियल कंडीशन रख दी गई। एलिजिबल बोरोवर मींस प्रमोटर ऑफ एमएसएमई यूनिट विच आर स्ट्रेस्ड। ये ध्यान से रखना, क्या आपका क्लाइंट होगा कि नहीं होगा, एनपीए डिक्लेयर है तो वो एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, उसका अकाउंट या तो क्या हो SMA2 यानी 90 डेज वाला, 60 डेज के बाद में पेमेंट आ रहा है, या एनपीए डिक्लेयर हो एज ऑन 30/4/2020, बट साथ में एक और कंडीशन रख दी कि कैन बिकम कमर्शियल वाइबल, यानी उसका काम चालू रहना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं है कि वो बंद ही हो गया सब कुछ, कमर्शियल वाइबल होना चाहिए। अब डिपेंड ये करेगा बैंक के हाथ में होगा वो कमर्शियल वाइबल है कि नहीं है, ये एक और दिक्कत है। एंड द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर दोज एमएसएमई हुज अकाउंट्स हैव बीन स्टैंडर्ड। अब देखो एक और कहानी कर दी, यानी उनका अकाउंट 31/3/18 तक तो स्टैंडर्ड रहना चाहिए और रेगुलर ऑपरेशन में रहना चाहिए, और या तो स्टैंडर्ड अकाउंट हो, 18 तक तो स्टैंडर्ड ही होना चाहिए, और 18 और 19 और 19-20 में क्या होना चाहिए, आइदर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड अकाउंट हो या एनपीए हो, बट कमर्शियल वाइबल होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन, उन्होंने कई कंडीशन लगा दी। वापस मैं ब्रीफ कर रहा हूं, सिंपल सा, जितना लोन है बैलेंस शीट में उसका प्रमोटर का 15% निकाल लो आप, और 75 लाख विच एवर इज लोअर उतनी एलिजिबिलिटी, और जो आपका क्लाइंट का अकाउंट है 30/4/2020 को एनपीए या SMA2 कैटेगरी में आना चाहिए, पर 31 मार्च 2018 तक स्टैंडर्ड रहना चाहिए, मतलब कि SMA1 तक, और उसके बाद 18-19 या 19-20 में क्या होना चाहिए, आइदर एनपीओ या स्टैंडर्ड, तो ही एलिजिबिलिटी है, नहीं तो नहीं है, राइट। तो ये, और इसके अंदर जो मोरेटोरियम पीरियड है वो आप देख लीजिए, ये क्या बोलता है, टेन्योर पे आ रहा हूं मैं सीधा, टेन्योर पे आप देखिए, मैक्सिमम टेन्योर फॉर रीपेमेंट विल बी 10 ईयर्स, और 7 साल का मोरेटोरियम पीरियड है, 7 साल का मोरेटोरियम पीरियड है, राइट। 7 साल तक प्रिंसिपल नहीं देना है, इंटरेस्ट लगेगा साहब, फिर लास्ट के जो 3 साल है उस पे फिर इंटरेस्ट और जो मोरेटोरियम है वो प्रिंसिपल है वो देना पड़ेगा। गारंटी फीस 1.5% यहां बता दी गई है, जबकि जो हमारी इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी थी उसमें नहीं था, राइट, पर ऑन गारंटेड अमाउंट, राइट, तो ये हर साल एनुअल बेसिस पे लगेगा गारंटी फीस। क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ एक और फंड है, उसमें क्या बोला गया, अभी इसके बारे में ज्यादा कवरेज नहीं है, इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई, फास्ट कवर करता हूं, एमएसएमई समाधान पे पहुंचते हैं एफएक्यूज लेके। शॉर्टेज ऑफ इक्विटी विल बी कवर बाय इन्फ्यूजन ऑफ 50,000 करोड़, राइट, इन्फ्यूज किया जाएगा, एक फंड ऑफ फंड बना जाएगा, एक मदर फंड आएगा, मदर फंड के अंदर बहुत डॉटर फंड होंगे, उनके थ्रू कुछ इक्विटी इन्फ्यूज किया जाएगा। ऑनरेबल जो हमारी एफएम साहिबा थी, उन्होंने कहा जी हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि एमएसएमई को इक्विटी एक्सचेंज जो है हमारा स्टॉक मार्केट उसमें लिस्टेड कराएं। वो वैसे तो है तो दूर की, बट स्टिल अभी तो सर्वाइव का ही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई वो सर्वाइव तो हो किसी तरीके से, एक्सचेंज में लिस्टेड की बात तो दूसरे जो ऑलरेडी एक्सचेंज में लिस्टेड है वो अब एमएसएमई की कैटेगरी में आ गई है, उल्टा हो गया, वो डिलिस्ट हो गई है। तो स्टिल अगेन चैलेंज, इकोनॉमी चैलेंज, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से टेंडर्स, आप जानते ही हैं, ये कुछ स्कीम्स थी, बस एफएक्यूज में आ रहा हूँ, स्कीम्स के एफएक्यूज में शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, आप बी विथ मी। डिसअलाउड
जो ग्लोबल टेंडर थे 200 करोड़ के, वो डिसअलाउ कर दिए, बाहर नहीं जाएंगे, स्पेशल कैटेगरी में जाएंगे, जैसे डिफेंस वगैरह की कुछ कैटेगरी डिफाइन है उसके अंदर। नाउ अच्छा, ये एक और आपको स्कीम है, वैसे अगर आपके कोई क्लाइंट हो तो बता ही देता हूं। अगर आपका फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है, उसको सब्सिडी दी जाती है, उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों इन्वॉल्व है सब्सिडी में, 60-40 का रेशियो सब्सिडी के रूप में प्रोजेक्ट है, उसको भी फाइनेंस किया जाता है। आप ये जाके सर्च मार सकते हैं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। और एक चीज आपको एडिशनली बता देता हूं, अगर आपको लोन प्रोसेस करना हो अपार्ट फ्रॉम दीज स्कीम, सिडबी की साइड है, सिडबी की साइड पे लोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कवर करवा सकते हैं। सिडबी में प्रॉपर प्रोसेस दिया गया है, सिडबी SIDBI सिडबी की साइट है, वहां पे आप इवन आपका नया भी क्लाइंट है ना, उसके लिए फाइल यहीं से लगा सकते हैं ऑनलाइन, वहां भी कवर कर सकते हो। तो ये एक और स्कीम थी। अब FAQs में ले रहा हूं। FAQs आप समझना, शायद आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, माइट पॉसिबल इनमें कईयों के आंसर मिल जाएंगे और हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी क्वेश्चन रहेंगे तो कैन वन आधार बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन? यस, मैंने बताया। वेदर आफ्टर सबमिटिंग UAM ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ग्रांट इमीडिएटली, बीच में टाइम लिया जा रहा था, अब इमीडिएट आ रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हो। एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं, बट ये एक्ट में लिखा हुआ है, अगर DC यानी जो डिस्ट्रिक्ट वाली इंडस्ट्री है, काउंसिल के अंडर जो आती है, वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है। क्या क्लोजर ऑफ बिजनेस का रिपोर्ट, जैसे MSME बंद हो गई तो रिपोर्ट करना जरूरी है? उद्यम आधार का प्रोविजन बता रहा हूं, उसमें कहा है मैंडेटरी नहीं है, पर फिर भी आप नियरली जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर इंडस्ट्री है वहां पे जाके आप सबमिट करवा सकते। ये मेजर क्वेश्चन आपका शायद रहेगा भी, क्या होलसेलर रिटेलर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? इसका आंसर मैं प्रॉपर ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाते हैं, वहां अभी भी एक रेड कलर में लाइन फ्लो कर रही है, उस पे लिखा हुआ है फॉलोइंग NIC आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर MSMED एक्ट। उसके अंदर आपको यही ऑफिस मेमोरेंडम ओपन होगा और उसमें आप नीचे जो आप देख रहे हो कैटेगरी NIC कोड स्टार्टिंग विथ 45, 46, 47, ये रजिस्टर NIC MSCD एक्ट के अंदर नहीं करवा सकते। इसमें क्या है, 45 के अंदर तो जितने भी रिटेल, ट्रेड, रिपेयर, मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, चाहे होलसेल हो चाहे रिटेल हो, कुछ नहीं आएगा, मोटर व्हीकल से रिलेटेड सारी एक्टिविटी। 46 क्या बोलता है, होलसेल ट्रेड, माइंड इट, होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल, क्योंकि मोटर व्हीकल ऊपर कवर हो गया। होलसेल ट्रेड बहुत सारी कैटेगरी और लास्ट में लिख दिया गया नॉट एनीवेयर एल्स मेंशन, सब कवर हो गया होलसेल। रिटेल में नीचे दिया 47, रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल, क्योंकि मोटर व्हीकल ऊपर आ गया, उसमें भी ऐसा ही लिखा है। तो होलसेल और रिटेल यानी ट्रेडिंग आइदर होलसेल होती है या रिटेल होती है, नहीं कवर होगा। सिंपल एज दैट। तो ये नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट, अब यहां हमारे सभी CS के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेनल्टी भी है क्लाइंट के ऊपर। वेदर एवरी बायर हु बाइज द गुड्स, ध्यान से सुनना, और सर्विस फ्रॉम MSME needs to make provision of outstanding payment and interest in her annual books of accounts। कहने का मतलब ये है, हमारा एक क्लाइंट है और उससे किसी बायर ने खरीदा, उसने पेमेंट नहीं किया 45 डेज के अंदर या जो भी है, तो क्या उसके इंटरेस्ट की लाइबिलिटी वगैरह बनानी है? कंपनीज एक्ट में तो वो सब कुछ पूछता है, इवन ऑडिटर्स की भी लाइबिलिटी दे दी है कि MSMED के प्रोविजन है। बट मेरा क्वेश्चन ये है, हम जब प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट साइन करते हैं तो क्या वहां भी ये प्रोविजन होना चाहिए क्या? एनी आइडिया? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक्ट क्या बोलता है, एक्ट ये बोलता है provision should be made by every buyer whose books of accounts are get audited under any law। अगर किसी भी लॉ में ऑडिट होती है उसको प्रोविजन करना पड़ेगा। यानी अगर हम इनकम टैक्स की प्रोप्राइटर की ऑडिट करते हैं और उसका प्रोविजन नहीं बनाते बायर का, तो भी उस पे लाइबिलिटी पेनल्टी है 10,000 रुपए की। एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ, अगर वो ये प्रोविजन नहीं बनाता तो। वो तो जब तक पेनल्टी नहीं आती, हमारा सेम इनकम टैक्स में था 5,000 की पेनल्टी कब से है हमारे ऊपर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब नहीं लगा, कोई नहीं देखता था, ध्यान ही नहीं है। बट जब से मैंडेटरी हो गया कि भैया रिटर्न अब जाएगा ही नहीं, तो अब तो सब भैया ड्यू डेट से पहले फाइल कर लो। अभी MSMED की ये पेनल्टी चालू नहीं हुई है, जिस दिन से चालू हो जाएगी
उस दिन सब प्रोविजन करने लग जाएंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेट इट बी, जैसा भी है। वेदर डिडक्शन अवेलेबल टू बायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या डिडक्शन जो इंटरेस्ट पे करेगा बायर, अब देखो कितना डिमोटिवेट किया गया है। अगर आप एमएसएमई को पेमेंट नहीं करते और इंटरेस्ट के साथ करते तो इंटरेस्ट की डिडक्शन भी नहीं देंगे इनकम टैक्स में। जबकि हम नॉर्मल केस में देखते हैं, अगर हम लेट पेमेंट करते हैं तो हम डिडक्शन लेते हैं, बट इस केस में नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कल, जो एनआईआरसी वाला था, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे उस पर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पर इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये शायद मनसुख वाला करके एक केस था, आईटीओ वर्सेस मनसुख वाला। उसमें साफ, क्योंकि जो सेक्शन 2 के अंदर इंटरेस्ट की डेफिनेशन दी गई है जिसपे टीडीएस कटना है 194A में, उसमें क्या बोला गया है कि दिस इंटरेस्ट लायबिलिटी शुड बी रिलेटेड टू डेट, लोन, यानी लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो उससे रिलेटेड है। तो वहां क्या भाई, ये तो अब हमारी ट्रेडिंग लायबिलिटी से रिलेटेड है कि भाई हमने पेमेंट नहीं किया तो इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। आईटीएटी ने भी इसको सपोर्ट किया इस डिसीजन, तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। नाउ पेनल्टी मैंने आपको बताया 10,000 कैन समवन अप्लाई उद्योग आधार फॉर इट्स यूनिट विच विल बी स्टार्टेड इन फ्यूचर। नहीं, पुराना वाला ही मैं ले रहा हूं, नया कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। वेदर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी टू अवेल बेनिफिट, जी नहीं। आप नोट कर सकते हैं, रामकी इंफ्रा 2018 में, शायद 2018 में केस डिसाइड हुआ था। आपका कोई भी बेनिफिट लेना है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अभी तक सिचुएशन यही है, उद्यम में कोई स्पेसिफिक क्लियरिफिकेशन नहीं आया है बेनिफिट्स के लिए, तो हम उसी पे रिलाई कर सकते हैं। वेदर ए क्लेम कैन बी फाइल्ड, जो एमएसएमई समाधान है, इंटरेस्ट अलोन, कि भाई प्रिंसिपल ने तो पेमेंट दे दिया है प्रिंसिपल का, क्या इंटरेस्ट के लिए भी मैं क्लेम कर सकता हूं? जी क्लेम कर सकते हो। वेदर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, चाहे ओल्ड हो न्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ऐड करके जो हमारा चार्ट आता है वो वैल्यू देखी जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर एन अवार्ड होल्डर फ्रॉम एमएसएमईएफ, जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, भाई क्या हुआ एमएसएमई समाधान। अब देखो मैं इसको समझाता हूं। एमएसएमई समाधान में केस डाल दिया, अवार्ड आ गया, ऑर्डर आ गया कि साहब इसको इतना पेमेंट करना है। नाउ अब कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, तो क्या होगा साहब, हम तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, तो क्या हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। इफ अवार्ड और ऑर्डर इज पास्ड बाय काउंसिल, देन creditor will be treated as secured creditor, minded। तो ये एक और बेनिफिट है। I have one company registered under that having 2 units, एक पेन बेस ही होगा, अलग अलग यूनिट्स का हम ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, जो क्लेरिफिकेशन था नया उद्यम में रजिस्ट्रेशन आने वाली बात है। Whether unregistered MSME will also be treated as supplier, yes supplier। supplier का मतलब है कि क्या वो बेनिफिट ले सकती है? ले सकती है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको रामकी इंफ्रा वाला केस। सप्लायर डेफिनेशन में ऐसा नहीं है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो, अगर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी एमएसएमई माना जाएगा। नाउ संबंध है, इसको मैं बहुत ही ब्रीफ में लेता हूं। संबंध क्या है कि एक तरीके से गवर्नमेंट की एक साइट है जहां पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो होते हैं एमएसई के लिए, वो वहां पे होते हैं, आप जाके वहां पे रजिस्टर करवा सकते हैं, वहां पे आप टेंडर के थ्रू जा सकते हैं। अब यहाँ देखो एक और क्राइटेरिया, पता है गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए अपने सभी उनको कि 20% कम से कम एनुअल जो वैल्यू होती है उसकी 20% एमएसएमई को जाना चाहिए। अब ये बढ़ा के 25% कर दिया गया है, राइट, एनुअल का इतना टेंडर एमएसएमई को अलॉट होगा। समाधान पे मैं अभी कुछ ही देर पे पहुंच रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा स्लाइड है। एक और चीज थी स्मॉल, आपको बता दूं, एक एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर्स होते हैं, अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, पर इनका काम क्या होता है, यहाँ पे बने हुए भी है, जालंधर में भी बना हुआ है, आगरा में भी, आप देख सकते हैं मैंने कई नाम डाले हैं। वहां से क्या आपको टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, आप अपनी रेज कीजिए कि मेरे को स्किल्ड स्टाफ चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो आपको एक असिस्टेंस देंगे। अभी काम है, अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम नहीं हो रहा, बट ये प्रपोजल और कुछ काम चालू हो चुका है। एक एमएसएमई संपर्क है, जैसे कि हम Naukri.com की बात करते हैं, गवर्नमेंट अब इसको भी बड़े अच्छे ढंग से लेने वाली है। अगर हमको कोई रिक्वायरमेंट हो स्टाफ की, तो हम भी हमारा बीइंग एम्प्लॉयर पोस्ट कर सकते हैं एमएसएमई के लिए, और अगर कोई आके रजिस्टर्ड होना चाहे एम्प्लॉय कि भैया मेरे को नौकरी चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड हो सकता है। नाउ मच अवेटेड एमएसएमई समाधान, हमारे लिए एक तरीके के लिए रेवेन्यू जनरेशन पार्ट, बड़े अच्छे ढंग से हम इसको कवर करेंगे, बड़े इजीली। कुछ देखो फ्रेंड्स, मैं फिर कहता हूँ, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट या बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हम समझें।
एक दो बार आप केस फाइल करेंगे तो आप आराम से खुद भी कर सकते हो, बट कुछ चीजें होती है टेक्निकली, वो बाद में जब अब हम फाइल करेंगे तो चीजें काउंसिल के अंदर वगैरह, वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पार्ट। अब आप ध्यान से समझना, मैं इस चार्ट के थ्रू ही मैं आपको कवर करवाता हूं। सबसे पहला पार्ट एमएसएमई समाधान, मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं, इसके अंदर केवल माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज ही बेनिफिट ले सकती है, मीडियम के लिए ये समाधान की सुविधा नहीं है। मीडियम इंटरप्राइजेज विल नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम समाधान, केवल माइक्रो स्मॉल ही ले सकती है। नाउ पहला पार्ट देखो, प्रोसेस कैसे फ्लो होगा, दैट एंटरप्रेन्योर फाइल द एप्लीकेशन ऑनलाइन टू फर्स्ट है टू रेस्पेक्टिव काउंसिल, काउंसिल में एप्लीकेशन फाइल होगी ऑनलाइन, यानी अपना अकाउंट बनाएगा वहां पे एमएसएमई समाधान में, और अकाउंट के थ्रू, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन रेज कर देगा, राइट। पहला पार्ट। सेकंड क्या बोलता है, ऊपर देखिए, ऑनलाइन लिमिटेशन विल बी, ऑनलाइन इंटीमेशन विल बी सेंड टू बोथ एंटरप्रेन्योर। अब यहां गेम शुरू होता है, देखना अब क्या होगा, जैसे ही क्लेम गया, क्योंकि वहां बायर की डिटेल भी देनी पड़ती है, और बायर के पास जैसे ही मेल जाएगी ना, इमीडिएट उसके कान खड़े हो जाएंगे कि भैया एक क्लेम आ चुका, और वो भी समाधान के थ्रू। अब उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी काउंसिल की तरफ से, भैया आप सेटलमेंट करना चाहते हो क्या, राइट। आप देखिए तीसरा पॉइंट यही है, म्यूचुअल सेटलमेंट ऑप्शन फॉर एंटरप्रेन्योर। अब एक मेल बायर के पास चली गई, सेलर है जिसके थ्रू हम फाइल कर रहे हैं, एक मेल उसके पास भी आएगी कि भैया ये केस अभी सेटलमेंट स्टेज पे है, मेल जा चुकी है। अब जैसे जाएगी, मोस्टली क्या, जो समझदार बंदे होते हैं, जो बड़े बड़े, मैंने जो देखा, जो बड़े ब्रांड है वो इसमें फंसना ही नहीं चाहते, वो बोलते हैं इमीडिएट के साथ निपटाओ, हम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। एक दो क्लाइंट जो बड़े रेपुटेड थे, उन्होंने तो इतना बस लिखवा दिया कि सर आप इंटरेस्ट क्लेम मत करना, प्रिंसिपल ले लो। अब वो क्लाइंट बोलता है सर प्रिंसिपल ही आए वही ठीक है, इंटरेस्ट तो जाने दो, हम लिख लेते हैं, कर दें। अब मैंने कहा भाई वो तेरे ऊपर है, तो सेटलमेंट हो गया, खत्म बात वहीं से, यहां से प्रोसेस फिर आगे नहीं जाने का। नाउ अगर सेटलमेंट नहीं होता, देन वी विल बी ऑन द फोर्थ पॉइंट। अब क्या होगा, काउंसिल कैन अप्रूव द एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन एंड कन्वर्ट इट टू द केस। अब केस बन जाएगा कि भैया अब केस बन गया है, सेटलमेंट हुआ नहीं है। जैसे ही केस बनेगा, पांचवा पॉइंट, अब क्या है, क्या केस प्रॉपर पर काउंसिल इसको रिजेक्ट भी कर सकती है अगर फ्रॉड के बेसिस पे, झूठे इनवॉइस के बेसिस पे, झूठे वर्क ऑर्डर के बेसिस पे क्लेम किया गया है, तो केस भी हो सकता है। नाउ सिक्स्थ, ऐसा जो एसएमएस जाएगा, ईमेल जाएगा एंटरप्रेन्योर के पास, जैसे ही केस लॉन्च हो जाएगा कि भैया अब केस बन चुका है, अब आप प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है, अब आप प्रॉपर, आप हमारे पर कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, आप सबमिट करना। 6 नंबर पे हैं हम अभी। नाउ 7th नंबर पे हम आते हैं, काउंसिल कैन एंटर द केस डिटेल इन ऑनलाइन पोर्टल इफ रिसीव्ड ऑफलाइन एप्लीकेशन। देखो ये क्या चीज है, जरूरी नहीं है हम ऑनलाइन भी फाइल करें, हम हमारा एक पेपर में प्रिंट निकाल के ऑफलाइन काउंसिल, जो हमारी रेस्पेक्टिव काउंसिल स्टेट की होती है, वहां दे सकते हैं। बट काउंसिल ऑफलाइन एप्लीकेशन मिलने के बाद क्या करेगा, उसको ऑनलाइन डेटा डाल के उसको ऑनलाइन ही बनाएगा, माइंड इट, वो ऑनलाइन ही जाएगी। सपोज करो, एग्जांपल देता हूं, किसी के पास उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो वो समाधान के थ्रू तो जा ही नहीं सकता, तो फिर क्या करेगा, होना भी चाहिए ऑफलाइन, एक बार दे देगा, अप्लाई कर दिया, जो भी है व्हाट एवर, पर वो ऑफलाइन जाके फिर यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब जैसे उसने रजिस्टर्ड कर दिया, 8वां प्रोसेस देखना, काउंसिल विल अपडेट केस हियरिंग स्टेटस और डेट। अब वहां पे, अभी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, वहां पे अपन को दिखता रहेगा कि हमारा हियरिंग कौन सी स्टेज पे है, हमारा डेट क्या आई है, नेक्स्ट कौन सी डेट है, सब कुछ दिखेगा ऑनलाइन हमको। अब 9वां लास्ट कि क्या होगा, एंटरप्रेन्योर कैन व्यू द एप्लीकेशन स्टेटस बाय उद्योग आधार नंबर, एप्लीकेशन केस नंबर, वो अपना क्लिक कर सकता है। सपोज करो 10 आपने केस फाइल कर रखे हैं, वहां पे दिखेगा ये एप्लीकेशन नंबर है, क्लिक करो तो उसका स्टेटस पूरा आ जाएगा वहां पे। और क्या होगा, आप ये देखिए, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं, बस वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा, ये पूरा प्रोसेस है, और बाद में अवार्ड डिक्लेयर हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, राइट। तो ये एक प्रोसेस है समाधान के थ्रू। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता रहनी चाहिए, मैं केवल आपको यहाँ जो बताने वाला हूं वो केवल एक तो लास्ट हु कैन अप्लाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
माइक्रो और स्मॉल मीडियम नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप आइए नीचे जो लास्ट लाइन है उस पे मैं आ रहा हूं। अगर बायर अवार्ड हो गया, मानो अवार्ड हो गया 1 करोड़ रुपए का कि भैया 1 करोड़ का प्रिंसिपल पेमेंट करना अलोंग विद इंटरेस्ट, राइट, तो अब बायर क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है, जी जा सकता है अपील में, पर देखो इतना आसान नहीं होगा साहब। 75% अवार्ड अमाउंट शुड बी डिपोजिटेड, यानी पहले 75 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए जैसे ही केस फाइल होता है ना तो वो इमीडिएट सेटलमेंट के लिए चला जाता है कि भाई साहब इसको, क्योंकि उसको अगर जो समझदार, अगर उसके पास सही कंसल्टेंट है तो वो ये बोलेगा कि भैया ये निपटाओ। अगर ऑर्डर आ गया तो ना तो तुम्हारे बस की बात है इमीडिएट अभी फंड देना, आगे जा सकते नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं ये हमारे लिए बहुत अच्छी, और ना कुछ हमें कुछ इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कवर करना है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं। थोड़ा सा अगर आप टेक्निकली जो प्रोविजंस हैं वगैरह हैं आप फाइल कीजिए, कोई दिक्कत है कोई ऐसा है तो हम प्रोफेशनली आपस में सब जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा तकलीफ नहीं है, सब अपन उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस समाधान। इसलिए मैं आपको शुरू में भी बोल रहा था तो वो तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर कहां से चला जाएगा, 75 लाख होंगे तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज कहां से जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन जो इन्होंने डाला, रियली ब्यूटीफुल। अब मैं आपको मैं दिखा रहा हूं, अपन जब केस फाइल करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी, आपको क्या उद्योग आधार, आप तो उद्यम नंबर जाएगा और मोबाइल नंबर ओटीपी से वैलिडेशन होगा, जो नेक्स्ट ओटीपी वेरीफाइड होगा। अब देखो नेक्स्ट जो स्लाइड है ये मेन स्लाइड रहेगी आपके सामने समाधान के अंदर केस फाइल करने की, राइट। तो अब इसके अंदर देखो क्या क्या ऊपर ऑप्शन है, आप देखिए ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं आप देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन एंट्री, आप जैसे एप्लीकेशन एंट्री करेंगे तो एक नई एप्लीकेशन के लिए, केस के लिए खुल जाएगा। वहां आपको जो एक स्क्रीन दिखाई देगी उसमें ये आएगा, एक साइड तो वर्क ऑर्डर, अब देखो ध्यान से सुनना, एक साइड वर्क ऑर्डर हमें अपलोड करने पड़ेंगे किसी भी पार्टी से रिलेटेड, एक साइड में इनवॉइस, राइट। दोनों अपलोड करने, तीन वहां पे मैं जहां तीन लाइन आइटम है, अगर हमारे पास इनवॉइस ज्यादा है, लेट्स अज्यूम 15 है, तो हम लास्ट वाला जो अटैचमेंट है उसमें सारे अटैच कर दें और फिर अपलोड कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है, क्वेश्चन ये आता है सर वर्क ऑर्डर तो होते ही नहीं, यहाँ तो फोन पे ही ऑर्डर रिसीव होता है कि साहब अभिषेक जी, भूपेंद्र जी एक काम करो हमें ये सर्विस दे दो। कई बार तो हालत ये होती है इनवॉइस भी पता नहीं होता बना नहीं बना उस क्लाइंट का, वर्क ऑर्डर तो दूर की बात है सर, इनवॉइस ही नहीं बना, 2 साल हो गए, ऑडिट फीस तो आने की बात दूर, देंगे तब आएगा। बड़ी समस्या है। तो ये सारी कहानी है। तो अब वर्क ऑर्डर नहीं हो तो क्या किया जाए, वर्क ऑर्डर नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एफिडेविट बना के लगा सकते हो कि इस इनवॉइस से रिलेटेड ये एफिडेविट है, और एफिडेविट आप साथ में अटैच कर सकते हो, डिक्लेरेशन के साथ में एफिडेविट अपलोड हो जाएगा। ये बात रही हमारे, जो बस इतना ही है हमारा काम, अपलोड हो जाएगा बस वहां पे। अब फिर वो आगे काउंसिल डिसाइड करेगी, फिर उसको और कुछ चाहिए, क्या पेमेंट आया या जो व्हाट एवर द पोजीशन बेस्ड ऑन द केस। नाउ आप देखो नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन लिस्ट। जैसे इसको क्लिक करोगे तो देखो मैंने ऑलरेडी इसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, एप्लीकेशन लिस्ट। यहां पे क्या है, हमने जितने भी केस फाइल कर रखे हैं उनका सीरियल नंबर, टेम्परेरी केस नंबर, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तब तक एप्लीकेशन नंबर, अप्रूव्ड केस हो गया मतलब सेटलमेंट में नहीं गया, अब अप्रूव्ड हो गया केस, उसका नंबर, और अब अमाउंट कितना पेबल है, और अभी क्या चल रहा है, हियरिंग डेट क्या है, केस स्टेटस, देखो सब कुछ ऑनलाइन आपको दिखता रहेगा ऑफिस में बैठे बैठे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे सभी के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। कहीं हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, कहीं से हमें कहीं से जाना भी नहीं है बाहर। एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या होगा, अपडेट पेमेंट। अब कई बार सपोज करो बायर ने पेमेंट दे दिया तो यहाँ भी ऑप्शन है कि आप अपडेट कर सकते हो। कई बार जीएसटी नंबर नहीं देता क्लाइंट तो वो भी यहाँ पे दे सकते हो, राइट। और अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो वहां एक और ऑप्शन है लॉग आउट करने का, तो लॉग आउट करके बाहर भी निकल सकते हो चाहो तो आप। तो दैट्स इट, जोक्स अपार्ट। तो ये एक देखो, अब देखो आप कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसेस है समाधान का। वहां पे आप जा सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। हाँ ये जरूर है कई बार टेक्निकलिटीज आ जा सकती है कि कुछ केस ऐसा है इसमें कैसे होगा, दैट इज अगर हम कह सकते हैं डिफरेंट अपार्ट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब इसमें भी आप देखना, क्वेश्चन देखना, शायद आपके भी होंगे, मैं शायद कवर कर पाऊं FAQs के रूप में। देन वी विल हैव क्वेश्चंस, कुछ और भी पार्ट है फास्ट कवर करते हैं। डू मिनिस्ट्री MSME टेक एक्शन ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन MSME समाधान पोर्टल? नोट एट ऑल। मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, मिनिस्ट्री उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी। इज फाइलिंग ऑफ उद्योग आधार मेमोरेंडम मैंडेटरी टू फाइल एप्लीकेशन ऑन MSME समाधान पोर्टल? यस। इज इट मैंडेटरी टू फाइल डिलेड पेमेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन? नहीं, मैंने आपको बताया ऑफलाइन जा सकती है, पर वो उसको बाद में क्या करेगा, काउंसिल ऑनलाइन कर देगा। इज वर्क ऑर्डर कंपल्सरी टू फाइल एप्लीकेशन? यस। अगर नहीं हो तो वर्क ऑर्डर के बजाय हम क्या कर सकते हैं, एफिडेविट लगा सकते हैं। वेदर द साइलेंस ऑफ बायर आफ्टर फिजिकल रिसिप्ट ऑफ गुड्स कैन मेक ए क्लेम इनएलिजिबल फॉर एडमिशन ऑफ बाय द काउंसिल? कहने का मतलब ये है, बायर जवाब ही नहीं देता, हमने गुड्स भेज दी, तो क्या हम क्लेम फाइल नहीं कर सकते? नहीं साहब, कर सकते हो, क्योंकि वो डीम्ड एक्सेप्टेंस समझी जाएगी। वेदर काउंसिल शुड डिलीवर कंसिलेशन अवार्ड आफ्टर द सक्सेसफुल कंसिलेशन, मतलब जो सेटलमेंट है, क्या वहां पे ऑर्डर निकालेगी साहब कि भैया ये सेटलमेंट हुआ, इतने में है, सब ऑर्डर आ जाएगा। वेदर रिसीवेबल, अब देखो एक और मेजर थिंग, हमारे साथ भी ऐसा होता है, वेदर रिसीवेबल फ्रॉम बायर सच एज एडवांस डिपॉजिट, EMD, स्टैट्यूटरी डिपॉजिट एज अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी क्लेम्ड इन द क्लेम बिफोर द काउंसिल। देखो एग्जांपल बता दो, हम सब CS हैं, हम सब CS और CAs हैं, जैसा कि बताया गया था। बीइंग अ CA में कई टेंडर में अप्लाई करता हूं। अब टेंडर में मेरे को क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी पड़ती है, शायद आप सब एग्रीड होंगे। कई बार तो क्या करते हैं, EMD भी देनी पड़ती है, कई बार पैसा काट भी लिया जाता है, तो वो तो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अलावा पैसा हुआ। तो क्या मैं उसको भी क्लेम कर सकता हूं काउंसिल में क्लेम फाइल करते समय? बिल्कुल कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, उसमें लगाओ आप कि क्लेम के समय, तो ये भी हमें लगाना चाहिए। अब मैं बस फास्ट स्टार्टअप इंडिया मेरा नहीं है, बस केवल 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ, फिर हम क्वेरीज की चीजें, क्योंकि ये भी हमारे क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप फिर और अलग लंबा डिस्कशन है। केवल स्टार्टअप में मैं केवल आपको इतना सा बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इस पे फोकस करो। अगर आप नहीं कर सकते तो कुछ ऐसे चेहरे आइडेंटिफाइड करो जो आपके क्लाइंट के लिए सर्विसेज दे सके, क्योंकि कई बार हम इतने उलझे हुए होते हैं कि हम सारी सर्विसेज नहीं दे पाते। कोई बात नहीं, कोई भी हमारी सर्किल में जो स्टार्टअप के लिए काम कर रहा हो, अब होता क्या है, ये हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से जहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नए क्लाइंट आते हैं, उनको उनका बेनिफिट बताओ कि सब आप कंपनी रजिस्टर्ड करो, क्या क्या फायदे हैं उसके। तो ये सारी चीजें जब हम उनको बताएंगे, सर मैं स्टार्टअप रजिस्टर्ड कराऊंगा, आप बेफिक्र रहो, रिपोर्ट भी मेरे को ही बनानी है, सब कुछ मेरे को बनाना है। हमने भी कई स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करवाए, उनको भी फायदा हुआ। और कई ऐसी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन। 9 ऐसे लॉ हैं जिन पे 3 साल तक कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से दखल नहीं देगा। देखो हमको जो बेनिफिट बताने हैं उनको, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, लेबर डिपार्टमेंट से आ गए इंस्पेक्टर साहब, लाओ जी होली दिवाली, क्या वो होली दिवाली सब हमसे ही वसूलता है। हमारी होली दिवाली सही बने नहीं बने, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, और हमारा पूरा काम सही होने के बावजूद भी हम उसको मना नहीं कर सकते कि भाई साहब मेरा पूरा काम सही है, तेरे को नहीं दूंगा। इतने गट्स नहीं है हमारे अंदर अभी। वो बोलेगा फिर पेपर फॉर्मेलिटी, क्या करें। अब यहां लिखा हुआ है साहब 3 साल तक कोई अंदर नहीं आ सकता, पांव नहीं रख सकता, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। हाँ कुछ गड़बड़ी हो गया, ऐसा कि कंप्लेन हो गई कि भाई साहब 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन तक नहीं है PF का या जो भी वाट एवर, तो देखो कुछ कंप्लेन होने पे अगर कुछ फ्रॉड है तो दिक्कत हो सकती है। इनकम टैक्स एग्जम्पशन आप जानते ही हैं 3 साल तक के लिए। गवर्नमेंट अभी और प्लानिंग कर रही है कि और कुछ ज्यादा बेनिफिट, इजी वाइंडिंग अप है। अगर कभी दिक्कत भी होती है तो उनको हम ये भी समझा सकते हैं कि साहब अगर आप स्टार्टअप, अगर बाय द वे कुछ भी दिक्कत हो तो इसका क्लोजर भी कंपनी जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे अलावा इतने ज्यादा प्रोसेस में नहीं जाना। पेटेंट और IPR जितने प्रोटेक्शन है उन प्रॉपर है, आपको 80% तक रिबेट मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा इमीडिएट MSME में रजिस्ट्रेशन करवा लो। टेंडर की फीस नहीं, अब तो गवर्नमेंट आ गई है, कई मैंने ऐसे टेंडर देखे जिनमें हमसे टेंडर फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली गई अगर आप MSME रजिस्टर्ड हैं तो ये भी हमारे लिए एक फायदा है। हम अपने क्लाइंट को भी बता सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कमाओ। ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन वाली बात थी मैंने आपको बताई, इतने सारे लॉज देखो आप देख सकते हैं, वो केवल मैंने आपके सामने रखे हैं। पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट, लेबर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वगैरह वगैरह जो भी है, इनका कोई भी 3 साल तक आपको कुछ पूछने वाला नहीं है।
अब ये लास्ट स्लाइड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्लाइंट को ब्रीफ बताने के लिए। अब आप पूरी तरह तैयार होंगे, उसको केवल डोज तो आप दे ही सकते हो, डोज इन द सेंस उसको ब्रीफ इनिशियली आप बता सकते हो कि आपके लिए क्यों अच्छा है। बाकी जब ये डॉक्यूमेंट आ जाए फिर तो हमारा किसी के साथ है, वो अपने आप ही बनाएगा, पर एक बार तो फेस क्लाइंट हमसे ही करेगा। उसको तो हमें कम से कम इतनी इनिशियल चीजें बता दें कि वो पूरा कन्विंस है कि भैया बहुत अच्छा कंसल्टेंट है, जाना नहीं है बाहर। अब ये चीज मैं स्लाइड आपके सामने रख रहा हूं लास्ट। देखो, अब आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है। सबसे पहले कंपनी एज, अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी है तो वो 10 साल से पुरानी नहीं हो तो भी वो स्टार्टअप में आ सकती है, राइट। कंपनी का टाइप क्या हो सकता है? पहले तो केवल कंपनीज एक्ट के रजिस्टर्ड अंदर कंपनीज आती थी, अब तो क्या हो गया, अब इसके अंदर क्या हो गया, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी, रजिस्टर्ड भी, एलएलपी दोनों कवर हो गए। पर फिर भी आप रिकमेंड करो तो कंपनी के लिए जाओ। रीजन बीइंग 22% रेट ऑलरेडी हो चुके हैं, मैंने आपको जैसा बताया कि कई बेनिफिट दिए गए। और दूसरा, क्योंकि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली वो प्रेफर करते हैं कि इक्विटी के रूप में इन्वेस्ट करें, और जब प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी आ जाती है वहां फिर ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो आप सजेस्ट करें तो कंपनी के रूप में सजेस्ट करें। एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी साल जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, वो नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं। ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी से टूट के टेक ओवर या रिकंस्ट्रक्शन या किसी तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो बना हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनोवेटिव एंड स्केलेबल, यानी आपको ये उसको बताना पड़ेगा कि कुछ नया आइडियाज है और हम कुछ डेवलपमेंट के तरफ हैं। और स्केलेबल का मतलब है कि हमारे अंदर बहुत हाई पोटेंशियल है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे नेशन के लिए और स्टेट के लिए। तो इस तरीके से स्टार्टअप की ये मेन क्राइटेरिया है जो आप एक उसको क्लाइंट को बता सकते हो। आप उसको कह सकते हो भैया ऐप के थ्रू आओ, आप इनोवेटिव आइडिया बताओ उसको, तो ये सारी चीजें कवर हो सकती है। अब मैं लोन क्राइटेरिया पे वैसे नहीं जा रहा, बस कुछ जैसे मुद्रा योजना भी है जो नॉर्मली अवेलेबल है, आप सब जानते हैं। मैं इस पे, क्योंकि आज अपना टॉपिक केवल स्कीम्स पे था, बट क्या क्या अवेलेबल है ऑलरेडी, जो क्रेडिट गारंटी फंड है अवेलेबल है नए 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 हमारे क्लाइंट्स के लिए जिन ऑलरेडी बोरो नहीं कर रखा उनके लिए। फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग, जैसे मैंने आपको ट्रेड्स वाला एग्जांपल भी, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो बिल डिस्काउंटिंग करते हैं, वो भी अवेलेबल है। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग अवेलेबल है, बाहर से इंपोर्ट हो रही है उसके फाइनेंस करने के लिए बैंक्स अलग से फाइनेंस करते हैं। एंड देन बिजनेस इंस्टॉलमेंट लोन्स, कई बार पर्सनल लोन के रूप में भी गवर्नमेंट देती है, बैंकर्स देते हैं, बात की जा सकती है। एंड ग्रोथ कैपिटल, जो सिडबी की बात में कर रहा था, सिडबी कई तरीके की लोन देती है, बाइंग मशीनरी, परचेजिंग रॉ मटेरियल, ब्रांड बिल्डिंग, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर लेना है, उनके लिए भी सिडबी फाइनेंस कर रही है। आप सिडबी की साइट पे जाइएगा, वहां आपको सब कुछ पता लगेगा। तो हम इस तरीके से ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोशिश की मैंने कि आपको कवर कर पाऊं। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। अब एक एक करके क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। भूपेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर। और मैं तो, मेरे मन से तो एक ही आवाज ही आ रही है कि अब तक आप कहाँ थे सर, अब तक हमें आप क्यों नहीं मिले अब तक आप हमें क्यों नहीं मिले। तो मैं इससे पहले कि सर सभी की क्वेरी पूछ, मैं अपनी क्वेरी पूछ रहा, तो फिर मुझे अपनी ध्यान नहीं रहेगी सर। एक्चुअली सर मैंने जो ये समाधान है इसके अंदर एक बार डाली थी कंप्लेन, तो इसमें जैसे एक 5 सीरियल नंबर तक आपको इनवॉइस चढ़ाने, 5 सीरियल नंबर तक आपको ऑर्डर चढ़ाने, उसके बाद जो इकट्ठा है वो पीडीएफ चढ़ाना। अभी जैसे आपने बताया कि वहां पर एक एफिडेविट लग जाएगा, तो वो 5 अलग अलग एफिडेविट लगाने हैं सर, या एक ही एफिडेविट से काम चल जाएगा? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप, क्योंकि क्या वो कनेक्टेड लाइंस हैं, आप देखो कि जब आपने फाइल किया होगा राइट और लेफ्ट आ रही है, तो अगर एक इनवॉइस पहली लाइन में तो उसका एफिडेविट अलग लगाइए, मतलब ऑर्डर में हो, सीक्वेंस में। और नीचे अगर आपने 15 किया है तो उनको 15 अलग अलग आइटम्स की, भाई इस इन बिल के रेफरेंस में ये एफिडेविट है। जनरली सर यहाँ पर वर्क ऑर्डर फॉलो नहीं होते, तो मतलब हम एक ही एफिडेविट के अंदर ये नहीं लिख सकते कि बिल नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास? सर मेरा एक स्मूथ मूविंग के लिए ये अच्छा है, अदरवाइज हो सकता है कि कल को सामने से फिर क्वेश्चन की आपने लगाया नहीं, हम क्या रिजेक्ट कर देंगे या कहीं दिक्कत आए, उससे अच्छा है 5 मिनट ज्यादा लगेगा। यहाँ सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपने क्वेश्चन पूछा ही है तो मैं यहाँ पे ले भी लेता हूँ। हमारे सीए की इंडस्ट्री में क्या होता है सर, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे, जब हम इंटरेस्ट क्लेम करते हैं तो हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ता है सर्विस रेंडर्ड कब हुई। एग्रीड है शायद आप, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ सर्विस से और एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स से वो भाई 45 डेज वगैरह काउंट होते हैं, फिर वहां से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। मैं आप सबको ये गाइड करता हूँ, पहले तो आप
बीइंग हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक, तो खैर बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि हमारे क्लाइंट ही थोड़े से अनसिस्टमेटिक रहते हैं, तो हमारे लिए सिस्टमेटिक होना अपने आप में एक चैलेंज है। बट फिर भी जहां तक हो सके आप एग्रीमेंट जरूर करें। रीजन मैं इसके लिए नहीं बता रहा, फ्यूचर के लिए पता है क्या होता है, कई बार हमें टेंडर, कई ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं ऐसा खुद भी ये फेस कर चुका हूँ। अब तो मैं कोशिश ये करता हूँ जितने क्लाइंट हो सकते हैं उनसे एक तो लिखवा ही लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो कई बार टेंडर में जाने के लिए फिर लास्ट में हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलते, एग्रीमेंट, तो वो एक इकट्ठा रहते दे देते हैं। दूसरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप जब सर्विस रेंडर कर दें तो क्लाइंट को कम से कम एक मेल डाल दें कि सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर कंपनी हैज बीन डन एंड यू कैन फाइंड द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट फॉर योर पेरूसर। यानी मीनिंग देयर भाई हमारा सर्विस रेंडर काम उस दिन से काउंट हो गया और एक्नॉलेज है। तो जीएसटी रिटर्न फाइल हुआ, हम बिल दे रहे हैं, बिल तो बना ही रहे हैं, वो ठीक बात है, वो तो ठीक है, पर क्वेश्चन ये आता है बिल कई बार जैसे मैंने आपको बताया 6-6 महीने बाद बनता है और प्रैक्टिकल सिचुएशन है, याद ही नहीं आता, आधे काम तो हम फ्री में करते हैं। तो वहां ये जरूरी है कि आप ये डाल दें। नेक्स्ट जैसे जैसे आपने बताया ना डीपीआईआईटी, जैसे पहले डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लानिंग एंड प्रमोशन, तो अभी सर डीपीआईआईटी में कुछ अप्रोच की जरूरत पड़ती है या सर यहाँ पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है? नहीं सर, आप एक बार जाके वो इंक्यूबेशन सेंटर में भी बुलाया जाता है, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, ऑनलाइन है यहाँ पे, पर वहां जाना पड़ता है, वो पूछते भी हैं आपका वो जो कुछ इनोवेटिव क्या है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं सर इंक्यूबेंट या स्टेट वाइज या सेंटर? नहीं, इसका तो अलग हो गया, ये तो अपना प्रमोशन डिपार्टमेंट अलग है, इसका तो अलग अलग अपने ऑफिसेज हैं, वो अलग हो गया डीपीआईआईटी वाला। राइट सर, मैं भी क्वेश्चन ले रहा हूँ सर यहाँ पर, मैं भी देखता हूँ, देखें जी सर। लवीज तेहरी जी का क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ सर्विसेज? रेंडर ऑफ सर्विसेज, जैसा मैंने अभी मैंने यही चीज आपको कवर की कि रेंडर ऑफ सर्विसेज वो कैसे काउंट होगी, उसके लिए तो कि भाई आपने दिया, अब अगर आपने जैसे सपोज करो आपने कहा जी मैंने जीएसटी रिटर्न भर दिया, ठीक है, वो एक कॉन्क्रीट है, आपने एक्नॉलेजमेंट कर दिया। अब हो सकता है कि बंदा आपसे एक असाइनमेंट कराए कि फिक्स एसेट ऑडिट कर दो, अब आपने कर दी, अब उसका ऑब्जेक्शन भी आ सकता है कि सर ये तो आपने छोड़ ही दी, ये आपने गलत कर दिया, तो वो ऑब्जेक्शन फिर रेज हो गया। तो एक्सेप्टेंस हम मेल डालेंगे और कि भैया हमारा पूरा काम हो गया। सर्विस के केस में मेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या क्योंकि कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू जाना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वहां से रेंडर ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी, डेट ऑफ रेंडर ऑफ सर्विसेज उसमें लिखा हुआ भी है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर देवेंद्र कपूर जी का है, सेल मेड इन 2016 लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज, कैन सेलर गो फॉर समाधान? जा सकता है। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम देवेंद्र कपूर जी, मास्क वाला रिपीट प्लीज, वो जो मास्क वाला आपने अच्छा, हाँ, वो शायद वो था। अगर हमारे कोई क्लाइंट, या हो सकता है हम भी सीएस भी कई हमारी कंपनी रहती है, कुछ भी रहती है, अगर हम कोविड रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक जो भी, जैसे आप सैनिटाइजर बोल दीजिए या आप मास्क बोल दीजिए, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी था ट्रेडिंग नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग है। तो वहां जाके आप अपना डेटा एमएसएमई के थ्रू अपना लॉगिन करके वहां सबमिट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास आपकी पूरी डिटेल चली जाएगी और बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट प्रेफर करेगी कि एमएसएमई को ऑर्डर दिया जाए, कोई भी जितने भी अस्पताल, गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, सबके पास वो डेटा चला जाए। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद अभी भी कवर कर ही दिया आपने सर, मास्क सैनिटाइजर ट्रेडिंग इज आल्सो कवर्ड। मुकेश शर्मा जी के क्वेश्चन है, सामने नजर भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका सर जीएसटी रिटर्न डाटा भी अपलोड कर सकते हैं क्या इफ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग फीस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट? नहीं, मतलब एक वो ये कह रहे हैं सर अगर जीएसटी की फीस नहीं आती तो क्या हम लोग भी डाल सकते हैं क्या सर? हाँ सर बिल्कुल, हमारी फीस है, हमने मेहनत की है। जीएसटी क्यों, हमने एमएसएमई का सपोज करो रजिस्ट्रेशन करा के दिया उसका 1500 का, हमने तो बिल रेज कर दिया, हमारा है नहीं, सर्विस रेंडर्ड हुई है और हम भी एमएसएमई यूनिट है, केस फाइल करो। वो तो सर जीएसटी नहीं, हमने जो भी वो सर ये प्ली नहीं ले सकता है कि साइट पे तो लिखा हुआ है कि हमने कोई प्रोफेशनल को दे नहीं रखी एजेंसी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा तो कुछ नहीं ले सकते। वो साइट पे ही आ रहा है ना सर, डिस्प्ले होके आ रही है एक लाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन पे एक नहीं, वो तो गवर्नमेंट की, नहीं गवर्नमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। अब हम अपना स्टाफ लगाएंगे, वो करेंगे तो नॉमिनल कुछ तो चार्ज लेंगे सर, वो तो गवर्नमेंट की है जी। एनी मेंबर हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क अभिषेक जी ऑनलाइन एंड विद अस। थोड़ा
सर एक शायद में अजय वर्मा जी हैं, हाँ, उन्होंने शायद एक क्वेश्चन पूछा, सर पार्टी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बिजनेस स्टॉप हो जाएगा, रियल में हु इज डूइंग पेमेंट ऑन टाइम? और सर देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ये तो बायर को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जिस पार्टी के साथ चल रहा उस पर केस करूं या नहीं करूं। इतने केसेस हैं सर जिनके लिए अब अलग से डेट रिकवरी वाली जो ये कंपनियां खड़ी हुई है, बेस्ड ऑन डेट खड़ी हुई है। आप देखो आपके पास भी हजारों मैसेज आते होंगे कि हम डेट रिकवरी में हैं, हम इतने, हमारे पास एडवोकेट है, तो सर वो भी तो एक केस है। अब कई कंपनियां, हाँ जिनसे रेगुलर चल रहा है तो उसके लिए तो बायर को डिसाइड करना है कि भाई केस फाइल करना है या नहीं करना, वो डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। वहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो वो तो रहेगा ही रहेगा सर, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। राइट सर, आई थिंक डीम्ड जी डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं का आपने सर बता ही दिया था मेरे को। हाँ। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज रेज द हैंड, हम अभी कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल ऑलवेज बी अभिषेक सर अवेलेबल। एक छोटी सी चीज और आपसे पूछ रहा था कि जो ये एक्सपोर्टर को एक इंसेंटिव मिलता है सर एमएसएमई स्कीम के तहत, शायद एक दो, कि वो जैसे हाँ मिलते हैं सर, उनका जो फेयर एक्सपेंसेस है और जो वहां पर आउटलेट का एग्जीबिशन होता है। हाँ जी वो एक थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दे एक दो लाइन। सर एक्चुअली क्या है, मेरा भी एक क्लाइंट है, वो क्या करती है, जो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उनका एग्जीबिशन, पहले अभी तो क्या एग्जीबिशन वगैरह ये सब थोड़ा सा अभी दिक्कत है, तो वहां क्या है, आपको जो ये एमएसएमई डिपार्टमेंट है ये स्क्रूटनाइज करता है आपका फाइल। वो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि अगर आप रिम्बर्समेंट चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह हमको एक लिख के दें, ठीक है। तो ये चीज वो एमएसएमई डिपार्टमेंट में जाती है, वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपको टिकट वगैरह सब, वहाँ एग्जीबिशन तक का खर्चा वो सब प्रॉपर रिम्बर्स किया जाता है आपको पूरा। और जो मेरे क्लाइंट थी उन्होंने प्रॉपर रिम्बर्समेंट वगैरह लिए हैं गवर्नमेंट से, गई है आर्टिफिशियल ज्वेलरी कनाडा के अंदर, वो ये इसका एग्जीबिशन करती थी और प्रॉपर रिम्बर्समेंट आए गवर्नमेंट की तरफ से। सर स्टार्टअप में हमारे को कैसे पता चलेगा कि जैसे हमने डीपीआईटी में गए उस इंक्यूबेशन सेंटर पे, तो एक नया आइडिया जैसे हम कुछ लेके आ रहे हैं वो जी सर वो इसका, हाँ सर इसका थोड़ा सा केवल अपन यही ध्यान रखें कि अब कुछ, अब देखो सर आइडिया क्या है, देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। एक तो क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सर अब हमारा तो सब क्लाइंट ऑलरेडी काम चल रहा है, अब सर इसमें अपन नया क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज हो, जैसे अभी कल परसों ही मेरे पास एक और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब वो क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ एग्जैक्टली कि भाई मैं ब्रीफ में पूरा एग्जैक्ट केस नहीं बता रहा, उन्होंने कहा जी हम फोटो सेल करेंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो वो कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया नहीं है, पर उसके लिए अब क्या है, हमको बैठना पड़ेगा कि भाई फोटो तो सेल करोगे तो आप इसको इनोवेटिव कैसे बनाओगे, ऐप बनाओ, आप रोजगार कितने लोगों को दोगे, आप कनेक्ट कर पाओगे, अलग तरीके से उसको अपन को बनाना पड़ेगा कि भाई ऐप में मैं हर दुकानदार को कनेक्ट कर दूंगा, फोटो अवेलेबल रहेगी, ऐसा है नहीं। तो थोड़ा सा इनोवेटिव हमको वहां पे एक रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा कि सर ये एक इनोवेटिव तरीके का है और हम इसमें रोजगार भी जनरेट करेंगे, क्योंकि जाएगा तो हर एक बंदा आपस में लिंक होगा, कहीं ना कहीं हमारे थ्रू प्लेटफॉर्म मिलेगा उसको और आगे उसका बिजनेस भी जनरेट होगा। और हमारे पास भी खुद भी हमारे इस बिजनेस को चलाने के लिए 50 लोग चाहिए, तो सर अल्टीमेटली हम सपोर्ट तो कर ही रहे हैं सारे सिस्टम को। और सर समाधान में हम एक सिंगल आईडी से मल्टीपल क्लाइंट का डाल सकते हैं या फिर अलग नहीं अलग सर ये नहीं अपन वो जो क्लाइंट है उसी का उद्यम उसी एमएसएमई के आईडी से जाएगा। राइट। चलिए सर मैंने तो अपनी सारी क्वेरी पूछ ली और सभी पूछ ली। अब अगर किसी मेंबर की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सर किसी मेंबर की भी सर कोई क्वेरी हो तो आप हैंड रेज कर दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। बड़ा बढ़िया टॉपिक था सर ये तो, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना कुछ है इसके अंदर। नहीं सर काफी है हमारे, एक्चुअली क्या इसमें क्या है सर, अपन को अलग से कहीं नहीं जाना, जो ऑलरेडी क्लाइंट है उन्हीं से हम थोड़ा थोड़ा करके जनरेट तो करें सर। नहीं सर वैल्यू एडिशन की फीस देता है क्लाइंट, अगर आप वैल्यू एडिट कर रहे हो हाँ तो वैल्यू एडिशन दे रहा है सर, दे रहा है सर, बिल्कुल दे रहा है। आज का टाइम यही है, वो सीधा यही बोलता है कि सर नई चीज बताओ सर। रिटर्न भरने के लिए तो वो क्या करता है जनरली कि वो अपने लड़के को लेके आता है साथ में, ठीक है। हाँ सही पकड़े हो सर आप, बिल्कुल सही पकड़े हो। सर बिल तो ये चढ़ा देगा, बस आप जो है ना आप ये बता दो कि बस ये होता कैसे। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। आई थिंक सर आपने कोई क्वेरी छोड़ी नहीं है, या फिर आपने, या ऐसा भी हो सकता है सर
आज सारी नई स्कीमें पता चली है और सबको ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट बस हमारे को परमिशन दे दे कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये हम कहीं दिखा सके, क्योंकि आपने जैसे ये संबंध और समाधान और संपर्क, कई तो ऐसे शब्द हैं जो हो सकता है हमारी किसी अगली सीरीज का नाम भी यही हो जाए। अरे सर एक और चीज सर, बिल्कुल आपने सही सर, सर एग्जैक्टली मैं एकदम स्किप ही हो गया। यथार्थ पानीपत ब्रांच रियली एक वो बोलते हैं ना यथार्थ, और बीच में भी शायद कुछ ऐसे नाम आए थे इवन कुछ तथास्तु, इस पे बात चल रही थी। मैं हमारे ऑफिस बीरर बैठे थे एनआईआरसी के, वो बोल रहे थे सर हमने भी एक किसी मेंबर ने एक नाम भी रखा, बोला सर क्या नाम रखते हैं, मैंने कहा सर यथार्थ। मेरे पास भी जब यथार्थ आया तो मैंने एक बार ओपन करके देखा कि भाई है क्या एक्चुअली, तब मेरे को समझ में आया। अरे सर अमेजिंग थिंग दैट यू ऑल आर डूइंग रियली सर। एक लोगों को हमारी जो सीरीज शुरू हुई थी सर, ये सामने चेयरमैन सर बैठे हैं, इनकी परमिशन से पहले हमने शुरू किया सर जीएसटी महाकुंभ, उसके बाद हमने शुरू किया सर तथास्तु, और तथास्तु के हमने फिर उसके बाद करा हमने आयुष्मान भव, आयुष्मान भव पार्ट 1, आयुष्मान भव पार्ट 1, फिर पार्ट 2, और अब है यथार्थ जिसमें आप लोग हैं सर इस टाइम। और सभी सीरीज सर जो हैं, मतलब चाहे आप लोग के सहयोग से सभी सीरीज हमारी जो है वो मतलब चौके छक्के मारने वाली रही है सीरीज। और फैकल्टीज को भी काफी, यस फैकल्टी को भी काफी इनोवेटिव और काफी इंटरेस्टिंग लगा ये आइडिया। देखिए सर वेबिनार तो हर जगह ही हो रहे हैं, लेकिन लोगों को जोड़ना जिस तरीके से, सर कपूर सर कुछ पूछना चाहते हैं, मैं जान के टाइम दे रहा था कि कपूर सर आ जाए, मैं चाहता था कपूर सर को सुनना। कपूर सर वेलकम, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। जी सर नमस्कार सर। सर नमस्कार सर नमस्ते। जी कपूर सर आप कुछ पूछ रहे हैं? सर भूपिंदर जी ने तो चमत्कार किया हुआ है। आगे ना हम पहले एनआईआरसी को फॉलो करते थे, जो एनआईआरसी कर रही है वो हम पीछे पीछे चलते हैं। इस बार ना इन्होंने महाकुंभ लिया और एनआईआरसी के सुमित जी ने बाद में महाकुंभ 2 चलाया। बिल्कुल ठीक बात है। तो भूपिंदर जी तो पानीपत को ना इतना आगे ले आए हैं। थैंक यू सर। और ये सर सब कुछ हमारे चेयरमैन सर की वजह से है, इन्होंने इतनी छूट दे रखी है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि तो ज्यादा तो नहीं कर रहा कुछ। तो नहीं सर रियली ग्रेट अमेजिंग थिंग। मतलब वाकई में ये कपूर सर एग्रीड करूंगा, सेकंड भी करूंगा सर को। मैं तो चाहता हूँ कि सर अभिषेक सर मैं आपसे एक स्कीम पूछ रहा हूँ कि पानीपत ब्रांच अगर इन सीरीज का नाम पेटेंट करवाए तो क्या उसमें एमएसएमई में कुछ छूट मिलेगी हमारे को? चलिए सर जी 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 आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल सर। नहीं सर वैसे आपको पेटेंट कराने की जरूरत ही नहीं है। आप मतलब अब तो आप वैसे भी जैसे सर ने बोला कि अब आपको फॉलो कर रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अदरवाइज वो पेटेंट करवा लोगे तो वो फॉलो करना बंद कर देंगे। नहीं सर हम चाहते हैं कि सर ये फॉलो ऑल ओवर इंडिया फॉलो। भूपिंदर जी ये तो आजीवन आपके नाम ही हो गया है। देखो सुरेश जी ने इनको पूरी अथॉरिटी दी हुई है और इन्होंने बिना अंगद की तरह अपना पैर जमा दिया हुआ है। टीम एफर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, मतलब सुरेश जी का नाम ऊंचा किया है इन्होंने काफी। सर पानीपत ब्रांच का, सुरेश जी के साथ साथ पानीपत ब्रांच का। और सर आज अभिषेक जैन सर इतनी ग्रेट फैकल्टी है, आज वो अगर अच्छी बातें कर रहे हैं, कपूर सर अगर आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो ये पानीपत ब्रांच के लिए अपने आप में बहुत गौरवशाली विषय है। और हम चाहते हैं अभिषेक सर की सुरेश सर अगर परमिशन देंगे तो आगे भी ये चमत्कार जो है इस तरह से होते रहेंगे। एक शब्द आज देवेंद्र कपूर सर ने भी दे दिया, ये भी देते रहते हैं हमारे को आइडिया। ये हमारे सीनियर मेंबर, लवेबल मेंबर और बड़े सॉफ्ट स्पोकन मेंबर हैं सर पानीपत ब्रांच के। अब मुझे कहना पड़ेगा सर, अब आपने तारीफ करी है तो हमारा भी फर्ज बनता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि अंत में हमारे ब्रांच के जो यंग एंड डायनेमिक और वेरी इनोवेटिव जो चेयरमैन है, ये भी एक स्टार्टअप के प्रेसिडेंट है सर हमारे पानीपत ब्रांच के, सुरेश नंदवानी सर, कि मैं चाहूंगा कि एक बार ये सभी को वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें, और स्पेशली आपको जिन्होंने इतना बढ़िया एनलाइटन किया। सर मैं सच बता रहा हूँ, रियली आपका सेशन बड़ा अमेजिंग था। और कुछ स्कीमें ऐसी हम चाह रहे हैं कि बस फटाफट से कल से लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे किन किन के पैसे फंसे हुए हैं, और सबकी ये सर्विस एडिशन देना शुरू कर देंगे। बस एक बार फोन पे आपसे राय लूंगा कि फीस और कितनी लेनी चाहिए।
जी सर, ओवर टू यू सर। सुरेश सर। धन्यवाद भूपिंदर जी। यंग एंड डायनामिक मैं कम हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। मुस्कुराहट नजर आ रही है उनकी। जितने भी मेंबर्स सर, हैं आप हमारे जो अभिषेक जैन जी जो हमारे स्पीकर थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एमएसएमई के बारे में बहुत डिटेल से हमें ज्ञान दिया। अभी भी काफी मेंबर्स को कुछ क्वेरी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे लिए एक नया टॉपिक है कि कैसे हमने रिकवरी करवानी है। सर अभिषेक सर, एक रिक्वेस्ट आपसे पार्टियों से। जी 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 सर। अगर अभी के अभी आप सब मुझे पीपीटी एक बार व्हाट्सएप डाल दो ना, तो मैं अभी यहीं पर शेयर कर दूंगा सर, सभी मेंबर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, बजाय कि सर अगर आप एक मिनट दो सर, या तो सर मैं इस पे क्या बोलते हैं, मेरे को सिस्टम से लेना पड़ेगा व्हाट्सएप पे ओपन करके, तो एक सेकंड आप मेल कर दो सर, मैं अपनी मेल आईडी आपको व्हाट्सएप कर दूं। नहीं सर, व्हाट्सएप पे तो डाल दूंगा, पर मेरे को क्या इससे सिस्टम से ऑन करके फिर मैं डालता हूँ आपको, अभी डाल दूंगा सर, आप सर्कुलेट कर देना, इमीडिएट डाल रहा हूँ सर। एक्चुअली क्या ना सर, जैसे कुछ मेंबर बाहर से भी है, सामने देख लो सर, अभिषेक बंसल आगरा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सर इमीडिएट डाल रहा हूँ सर आपको, इमीडिएट जैसे ये मैं एक बार इससे मेरे व्हाट्सएप पे ले लूंगा, व्हाट्सएप पे इमीडिएट डाल दूंगा। जी सर जी। अभिषेक जैन जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पानीपत ब्रांच की तरफ से और सभी मेंबर्स की तरफ से, और सभी मेंबर्स का पानीपत ब्रांच की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सुरेश सर। सर बस हम वेट कर रहे हैं आपकी पीपीटी का सर, क्योंकि पीपीटी बिल्कुल सर, अभी भेज रहा हूँ, 5 to 10 मिनट्स यू विल रिसीव द सेम। कोई बात नहीं सर। कपूर सर, आप कुछ कह रहे थे तब तक? मेंबर से मिस होगी तो आराम से देख लेंगे ना वो बैठ के। मैंने कहा एक कार्यक्रम ना अभिषेक जी के नाम पे भी चला दो। अभिषेक सर नाम बहुत अच्छा है, अभिषेक मतलब नाम बहुत अच्छा है, मैं देख अपना वो पढ़ रहा हूँ, तो एक शुरुआत इनके नाम से भी कर दो। बहुत बढ़िया। इनको दोबारा बुलाएंगे ना, ये इनको फिर 2 बार बुला लेंगे ना इस बहाने। सर पानीपत नाम ने कई लोगों को अमर किया है, आप मेरा नाम भी ऐड करने वाले? नहीं, अमर नहीं किया हम तो ना देखो, मतलब जो भी दिल्ली में राज करता है ना, पानीपत से होके जाता है। आपने पानीपत की लड़ाइयां पड़ी होंगी। अरे बहुत सही कहा सर, बहुत सही। पानीपत तो बिल्कुल भेज देता है। आप ना अपनी तैयारी रखो, अगर आप एनईआरसी की तैयारी कर रहे हैं तो। अरे सर अभी तो बस सर हमारे सेक्रेटरी साहब ना, आपका नाम है ना पूरा अभिषेक, इसका कर देंगे। क्या कर देंगे सर? सॉरी, आवाज कट मैं कहा सर अभी नाम पूरा कर देंगे, ये आपका अभी को अभी का शेक कर देंगे, अभी का शेक नाम क्रिएट कर देंगे। राइट सर, मैं आपको सर अभी भेज रहा हूँ पीपीटी। जी भेज दो सर, भेज दो सर। मेंबर सब जुड़े हुए हैं इसी वेट में, और भेज दो सर प्लीज। ऑन स्क्रीन जो मुझे नजर आ रहे हैं सर, मैं तब तक ना सभी का धन्यवाद दे दूं। अब हमारे साथ अभिषेक बंसल जी जुड़े हुए हैं आगरा से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे साथ जुड़े। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप बस आगे लिखा नहीं है सर कहाँ से आप, लेकिन ये पता है कि आप प्रोफेशनल बिरादरी से, तो यही बहुत है। और मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर से अगर मैं लाइन से अगर बोलना शुरू करूं, कपूर सर को तो हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, आस्था डायलोरी, अभिषेक बंसल हो चुके हैं, जेबी शर्मा जी, मनोज और अनमोल बत्रा जी, और हमारे सीनियर मेंबर है पानीपत ब्रांच के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। मुकेश शर्मा जी, राजेंद्र बंदी, शशि, साक्षी गुप्ता, दिनेश गांधी, कृष्ण सेठी जी। नहीं सर, वो होता है ना कि ये सब आए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वो जैसे कि पहले क्या होता था सर, कि जैसे वो किसी संस्था में जाते हैं ना जागरण में, कि आप सभी की अरदास आई तो आप सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करे। सर चेक कीजिएगा, मेरे पास ऐसे की ऐसी मेल पे पीडीएफ फाइल थी, आपको शायद डिलीवर हो गई है। आपने मेल, अच्छा ठीक है सर, मैं भी करूँ। व्हाट्सएप आ गई है सर आपकी? आ गई सर, आ गई, मैं भेज रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ पर डाल रहा हूँ। थैंक यू सर।
मैंने सर यहाँ पर ये डाउनलोड हो रही है, अटैच हो रही है सर, मैंने अभी डाल दी है। आप 2-3 मिनट के लिए सर वेट करेंगे, आप यहाँ से डाउनलोड हाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आराम कोई से इश्यू आराम आएगा से। तो मेल भी करना है तो मैं मेल कर दूंगा सर आपको, ये तो क्या इमीडिएट मेल पे था तो सर जो पीडीएफ ऐसे यहाँ जुड़े हैं ना उनको अभी मिल जाएगी सर, आ चुकी है शायद, आप देख सकते हैं एक बार चैट बॉक्स पे आ गई ना मुकेश? राइट, हाँ आ गई है सर, आ गई है एमएसएमई प्रेजेंटेशन। आप डाउनलोड कर लीजिए सर, मैं बस 2 मिनट में फिर क्लोज करूंगा, फिर इसको सेशन क्लोज करते हैं। अभिषेक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपको ज्यादा देर नहीं बताएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू टू द ऑल पार्टिसिपेंट। आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने ये चालू छोड़ रखी है जूम। सुरेश सर आपने डाउनलोड कर ली ना? हाँ हो रही है, बस 1 मिनट होगी। हाँ कर लो सर, एक बार सारे कर लें, हो चुकी है। बस एक बार 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं सर, राइट 6 बजे हम छोड़ देंगे, 5:57 में। अभिषेक बंसल जी आपने डाउनलोड कर ली सर? कर रहे हो ना? तो इसका मतलब अभी चल रही है। जी कपूर सर कुछ कह रहे हो आप? मैंने कहा ये कैसे करनी है सर? बस आपको फाइल दिख गई सर, फाइल दिख गई चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में इसको क्लिक कर दो, फाइल को। आप सामने सब चैट बॉक्स है कपूर सर, आप उस पर जाइए, वहां पर फाइल दिख जाएगी आपको एमएसएमई वाली, बस उस पर डाउनलोड कर, वो क्लिक कर दो, आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगी। नहीं ये चैट पर तो वो सर मुकेश शर्मा के क्वेश्चन के बाद आया हुआ है सर, लास्ट में देखो आप, अब सेकंड लास्ट हो गया, अब सर का मैसेज भी आया, देखो मैंने अभी मैसेज करा इससे ऊपर। इस मैसेज से ऊपर दोबारा करूं क्या डाउनलोड? पीपीटी, जो पीपीटी दिखा हुआ है ये? यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पीडीएफ फाइल है। इसको क्या करना है? क्लिक, इस पे क्लिक करो सर, डाउनलोड का ऑप्शन मांग लेगा अपने आप ही। नहीं होगा कपूर सर आपको तो मैं वैसे ही भेज दूंगा, मैं तो बाहर जो बाहर के मेंबर जुड़े ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक आपको है। तो वैसे ही भेज दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, उनके लिए था कि उनको यहीं के यहीं मिल जाए। ओके सर, थैंक्स टू ऑल। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीकेंड में, थैंक यू। ओके सर।